लेकिन इतना खतरनाक हो सकता है वो मैंने नहीं सोचा था। अब जो ही हमने पीछे मुड़ के देखा यूं, उससे पहले तो मुझे उठा लिया और सीधा ले जाके करेबास के अंदर नोविक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। ओटी डेट आ गई कि उंगलियां कटेंगी 10 की 10। अब मैं भगवान को मना रहा कि उंगलियां तो बचा लेना। अब मेरी एक वीडियो आप उसके अंदर देखोगे, मैं हेलरी स्टेप के ऊपर था, मेरे लेफ्ट हैंड में डेड बॉडी है, मुझसे नीचे था, मेरे राइट हैंड में डेड बॉडीज है। तो आपको डेली अपने दिमाग को ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई तेरे को जाना है और ये डेड बॉडीज एक पार्ट है। अब जो मुझे देख रहा, कुछ लोग बचे वो वही भाग रहे। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, ये भाग क्यों रहे हैं। मैंने किचन बॉय को बुलाया, मैं कहा भाई क्या हुआ? बोला सर आप तो मर गए थे, पहाड़, बर्फ, तूफान, जहाज, पानी, जहां भी हूँगा मेरा दिन ही शुरुआत जप करके और हनुमान चालीसा पढ़ के ही होता है। और आप गूगल पे जाओगे तो मैं धरती का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल माउंटेनियर हूँ, विवादित पर्वतारोही। ये ऐसा मुझे स्टैंप लगा दिया विकिपीडिया ने, परमानेंट। राष्ट्रपति भवन में यार मेरे माँ बाप मेरे बगल में खड़े हैं और कोई ये कहते कि अवार्ड नहीं मिल रहा, क्या लोग आदमी। 1.5 साल तक सब पड़ोसियों से ज़्यादा रिश्तेदारों के ताने सहन करना। रात को ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई बॉडी। और मेरे शेरपा ने फ़ोन किया काठमांडू, और काठमांडू से फ़ोन गया सीधा मेरे घर कि नरेंद्र इज़ नो मोर। अपने यहाँ से गूंद के लड्डू ले जाता हूँ, सत्तू ले जाता हूँ, गर्म पानी में घोल के पी लिया। उससे ज़्यादा एनर्जी मेरे को तो नहीं आती। मैं तो सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड वेजिटेरियन होके तोड़े हैं। जिन गोरों ने मांस खा के रिकॉर्ड बनाए थे, हमने वेजिटेरियन होके तोड़े हैं। अगर मैं डार्क साइड देखूं, हाँ, एवरेस्ट पे जितने भी ट्रैक्स हो रहे हैं, हाँ, वो सारे से पैसा बनाने के लिए हो रहे हैं। 100%। आज हमारे साथ है एक ऐसे एथलीट जिन्होंने अपनी पहाड़ों की ऊंचाइयों के साथ साथ कंट्रोवर्सी और स्ट्रगल के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई भी करी है। आज हमारे साथ है नरेंद्र जी। वेलकम नरेंद्र जी हमारे पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस उम्र से आपने माउंटेनिंग स्टार्ट करी, क्या स्ट्रगल्स फेस करे, आपकी कंट्रोवर्सी क्या रही, बहुत चर्चित कंट्रोवर्सी है आपकी डाइट प्लान्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है, आपका वर्कआउट प्लान क्या रहता है कोई भी ट्रैक स्टार्ट करने से पहले, और कितनी क्रू मेंबर्स आपकी हेल्प करते हैं, या आप एक सुदृढ़ इंसान लग रहे हैं मुझे कि हाँ मैंने जो ठान लिया वो मुझे करना है, वो किस लेवल तक आप अचीव करना चाहते हैं सुदृढ़ होके किसी भी चीज़ को। और भारत में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है, लोग जानते भी हैं आपको, और आगे आप इस देश को क्या देना चाहते हैं। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मेरी जर्नी की स्टार्टिंग, मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे। ओके। और मेरे को आज भी याद है, मेरी सिस्टर का नाम है संतोष यादव। वो एक बहुत फेमस माउंटेनियर है और वो मेरे एक रिश्तेदारी में ही है। मेरी जो चाची है उनकी मासी की लड़की है, जहाँ से मैं प्रेरित हुआ, जहाँ से मेरे ये जुनून चढ़ा कि मैं पहाड़ चढ़ूँगा। अब जब घर में कोई भी कार्यक्रम होता था तो घर वाले बोलते थे ये तेरी मौसी की लड़की है, ये एवरेस्ट चढ़ी है। ऐसा सुन सुन के हम बिल्कुल ऐसे कान से पक गए थे, इसने बहुत बड़ा काम किया है। इंडियन फैमिली के ताने। हाँ, ताने नहीं, मतलब मोटिवेशन। पिताजी इंडियन आर्मी में थे तो वो एडवेंचरस चीज़ों से बहुत ज़्यादा पकड़ करते थे, मतलब चुम्बक से भी ज़्यादा पकड़ है उनकी। मतलब कोई भी एडवेंचरस चीज़ हो उससे वो प्रभावित होते हैं। अब मैं सुन के एक दिन पूछ ही लिया कि बहन जी से कैसे मिला जा सकता है। अक्सर शादी ब्याह में उनको देखने को मिलता है, क्योंकि आईटीबीपी में कमांडेंट थी वो, अभी रिटायरमेंट लेके हिमाचल में कोई इंस्टीट्यूट चला रही है माउंटेनरिंग का। इतना सब सुन के तो मैंने एक दिन मैंने पिताजी को बोला कि पापा जी मुझे पहाड़ चढ़ना है। तो पापा ने सोचा कि लगता है सनक ज़्यादा हो गई, कुछ दिन बाद में चली जाएगी, बच्चा है। ये मैं लगभग बात कर रहा हूँ 8 साल की उम्र की। और ऐसा करने के बाद मेरे पिताजी ने कहा ठीक है भाई करना है। तो एक आवा का कैंप था, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन का, तो वो ट्रैक पे एक लेके गए। और उसके बाद में उस टाइम पे इतना गूगल से हमारी और आपकी एज में उस टाइम पे कहाँ गूगल ये सब ध्यान देते थे। थोड़ा बहुत पता किया इधर उधर से, तो पता चला कि माउंटेनियरिंग जो है वो एक्चुअल में इंडिया में इतनी फेमस नहीं है और बहुत चुनिंदा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोर्स वगैरह होते हैं। और वहाँ की भी एक एज लिमिट है, आप 16 साल से पहले कोर्स नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि यंगेस्ट मैंने रिकॉर्ड देखा तो 16 साल कुछ महीने का था। उसके बाद में मेरे पिताजी ने मतलब सोचा कि भाई कहाँ से कोर्स कराया जाए। तो इंडियन आर्मी में एडवेंचर से रिलेटेड आर्मी एडवेंचर विंग है। तो उसमें कुछ फौजी भाइयों से बात की, उन्होंने बताया जी फ्रांस माउंटेनियरिंग का जन्मदाता है, आप वहाँ पे भेज सकते हो।
तो 8 साल 7 महीने 11 दिन का जब मैं पहली बार था, मेरे पिताजी ने मुझे इनरोल कराया फ्रांस में। इस एज में हो जाता हो? हाँ, हो नहीं जाता है। मुझे सिर्फ इसलिए भेजा गया कि देखे तो सही कि मतलब ट्रैकिंग से ये क्या चाहता है। मतलब मेरी जिद इतनी बढ़ गई थी, मुझे कोर्स करना है, और इंडिया में कोर्स अलाउड नहीं थे। अब जो आवा का जो छोटा सा ट्रेनिंग कैंप हुआ, एक्चुअल में वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब करना है। तो मेरी जर्नी 8 साल 7 महीने 11 दिन से स्टार्ट हुई, और फर्स्ट कोर्स जो है मैंने 2012 में किया, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड से। उसके बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया, एमओई कोर्स किया। एमओई लास्ट कोर्स है माउंटेनियरिंग का, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इसके बाद में इंस्ट्रक्टर बनता है। तो मैंने अपने माउंटेनियरिंग के सारे कोर्स खत्म किए, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना था आप जिस फील्ड में उतरो ना उसकी गहराई तक पता होना चाहिए। मतलब हवाई कुछ भी नहीं करना है, पहले सारे कोर्स कर प्रॉपर। आज की जनरेशन पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन उन्होंने मेरे को बिल्कुल सही दिशा और सही दशा बताई कि आप जो भी फील्ड में जा रहे हो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, लेकिन उसकी गहराई तक जाओ। कोई आपसे उसके बारे में सवाल कर दे तो आप ऐसे मुंह उठा के ऊपर ना देख रहे हो कि आपको छत नहीं गिननी, छत देखनी नहीं, आपको जवाब देना। मैंने सारे कोर्सेज की, और पहली बार मुझे एवरेस्ट चढ़ने का मौका 2014 में मिला। उस टाइम पे नेपाल के अंदर एक एवलांच आया खुम्बू आइसफॉल में, और हमारे 16 गाइडों की मौत हो गई, और वो एक्सपेडिशन स्थगित कर दिया गया। 2015 मैंने फिर से हिम्मत बनाई, मैं फिर गया, और 15 में शायद आपने भूकंप के बारे में सुना, इंडिया में भी काफ़ी प्रभाव हुआ था। उस टाइम पे एवरेस्ट बेस के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। एवरेस्ट, हाँ, बेस कैंप के अंदर एवरेस्ट के सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है पुमारी, जिसको एवरेस्ट की बेटी कहा जाता है। वहाँ से एक एवलांच ट्रिगर हुआ, और वो बेस कैंप के ऊपर इतना हावी हुआ कि ये लगा लो कि मेरी तो दूसरा जीवन है। मैं 2 लड़कियां थी मेरे लेफ्ट और राइट में। मैं उस दिन कैंप 1 लोड फेरी करके आया था, और वो दूसरी कंपनी से थी, दूसरी एजेंसी से। सी इज आस्किंग अबाउट द रूट, कि आप जाके आए हो तो कल हमें जाना है, रूट कैसा है। तो मेरा फेस खुम्बू आइसफॉल की तरफ था ऐसे, और डेली थोड़े मोड़े एवलांच धड़ाम धड़ूम होती रहती है, नॉर्मल था। मैं उनको रास्ता बताने लग रहा था ऐसे, इतनी देर में एवलांच ट्रिगर होता है, आवाज आती है धड़ाम, लेकिन हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि डेली का काम। क्योंकि लोला पास से और पुमारी से थोड़े बहुत एवलांच आते ही रहते हैं, लेकिन इतना खतरनाक हो सकता है वो मैंने नहीं सोचा था। अब जो ही हमने पीछे मुड़ के देखा यूं, उससे पहले तो मुझे उठा लिया और सीधा ले जाके क्रेवास के अंदर। कितना गहरा? और ये लगभग मेरे हिसाब से 35 से 40 फीट रहा होगा। 35 से 40 फीट। और ये अप्रोक्सीमेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी उछल कूद होने के बाद भी मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। ओके। मैं सीधा नीचे, और कैंप के अंदर मैंने सिर्फ बूटीज पहनी हुई, कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं, एक लाइट जैकेट और थर्मल, और मैं नीचे। तो कितना ठंडा होगा? कितने डिग्री टेम्परेचर होगा? माइनस में टेम्परेचर। और दबने के बाद में बस बचाव इस चीज से रहा कि जो आइस की स्लैब्स आई थी वो गिरती 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 मेरे तक पाउडर हो गई। बस मेरे को उठा के फेंका और दबा दिया। अब मैं नीचे, और कपड़े जब स्वेटिंग होने लगी, दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मेरे बगल में सैटेलाइट फोन, क्योंकि सबसे पहले बॉडी सुन्न होती है। हाँ, नहीं, माइंड सुन्न होता है सबसे पहले, फिर बॉडी पे इम्पैक्ट। सैटेलाइट फोन और वो की मेरे बिल्कुल बगल में, लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही है, यार बाहर कैसे निकले, और एक बार मम्मी से बात तो कर लूं। क्योंकि क्रेवास की इतने सारे कोर्सेज किए हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इतने सारी मतलब टेक्निक्स के बारे में सीखा है, तो क्रेवास के बाहर निकलना आप यदि लकी हो। क्रेवास में इतने सारे माउंटेनियर्स चले जाते हैं जिनको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। खड़ी, तिरछी और जेड 3 प्रकार की क्रेवास होती है। लकीली मैं सीधी वाली में था। ओके। और उसके नीचे ऐसे तिरछा होता, लेकिन बंद हो गई थी। अंदर मेरे दिमाग में चले एक बार मम्मी से हो जाए। मैंने सैटेलाइट फोन निकाला, 0 नेटवर्क। ओके। लेकिन मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ऊपर सब खत्म हो लिया है। अच्छा, ऊपर सब कुछ खत्म था? फिनिश। अब मैं पिछले 3 घंटे से ऊपर जा रहा हूँ, फिसल के नीचे आ रहा हूँ। बूटीज पहनी हुई है, बूटीज जैसे अपनी फादर जैकेट होती है, उसके नीचे थोड़ी की लेयर होती है कि कैंप में घूमने के लिए। बड़े जूते पहने रहते हैं दिन भर, तो उसको पैरों को रिलैक्स करने के लिए। ये 3 घंटे के संघर्ष के बाद में मैंने सोचा अब कुछ नहीं होना, अब तो सिर्फ ये इंतजार करना है कि ठंड से जम के मौत कब होगी। अब कुछ देर बैठा ऐसे, मैंने सोचा यार ये रस्सियाँ दिख रही हैं, पुरानी है शायद,
तो रो फिक्स होती है ना, पुरानी रस्सियां दब जाती है तो बर्फ रो में। फिक्स में जो पुरानी रस्सियां होती हैं, हाँ। वो निकाली नहीं जाती कभी या हटाई नहीं जाती? नहीं, वो पीपी रोप होती है, पॉलीपेप्लिन रोप। अच्छा। वो फिक्स रोप्स वहां पे देखी मैंने, पकड़ा, वो टूट के ही हाथ में आ गई। बोला ये भी नहीं चलेगा। अब इतना रास्ता होगा 10-15 फीट, मैं आराम से वॉक कर रहा हूँ। अब जिस भी रस्सी बाहर डालू वो नीचे नीचे आ जाए, अब क्रेवास ऐसे थी यूं, मैं चढ़ने का प्रयास कर रहा कि थोड़ा ऊपर तक तो फिसल जाऊं। के नीचे आ जाए। हाँ, जितना ऊपर जाऊं उतना वापस, और कपड़े पूरे वेट हो गए और मुझे ठंड लगने और कपकपी चढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद में इधर मेरे बैक साइड में एक रोप थी, वो तिरछी नीचे की तरफ आई हुई। मैंने उसको पकड़ा, देखा यार ये तो मजबूत है, लेकिन मेरी बूटीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी, बार बार फिसल रही। हाँ, मैंने निकाल दी। मैंने सोचा देखो जमना मरना तो तय हो चुका है, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। रस्सी पकड़ के मैं ऊपर आया, स्नो में हाथ मारा तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने सोचा अभी तो और ऊंचा है। अब जहाँ मैं पहुंच गया वहां मैं नोट लगा के बैठ गया कि इतना तो आ गया, कम से कम यहाँ तक तो ठीक है। तो बचे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि धूप बढ़ी और एक थोड़ा सा छेद खुला तो और थोड़ा सा सनराइज आया। मेरे को इतनी ऊपर है, अब मैं कुछ करूंगा। रोशनी, हाँ रोशनी आई। मैं क्रॉलिंग करते हुए थोड़ा सा ऊपर गया। एक्चुअल में मेरे को ये नहीं पता, मैं उस फुल स्टोरी के बारे में बताऊंगा तो मुझे ये खुद ही याद नहीं है। मैंने क्रॉलिंग की, थोड़ा सा ऊपर जाके हाथ मारा तो बर्फ हटी, बाहर आया तो देखा चारों तरफ कुछ भी नहीं है, टेंट वेंट कुछ भी नहीं, सब उड़ गया। कैंप गाइड वगैरह कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। एक किचन टेंट लगा हुआ, उसमें हमारा किचन बॉय। अब मैं उसकी तरफ चल रहा हूं और वो मेरे को देख के भाग रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ भाई गर्म पानी चाहिए, और वो बंदा मुझे देख रहा है और भाग रहा है। इन बातों को 9 घंटे हो चुके हैं। ऐसा क्यों? मैं रात के 11:30-12 बजे की बात कर रहा हूँ आपसे। पूरा दिन जा चुका है। अब वो बंदे मुझे देख के वापस जा रहे हैं। हम को यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं किचन के अंदर घुसा, सब तहस नहस। तो वहाँ पे थर्मस होते हैं इतने बड़े बड़े, उसमें से पानी गिरने लग रहा और आधे से कुछ कप होगा पानी उसके अंदर बचा हो। वो मैंने पानी पिया, मैं बैठा पत्थर पे और ये सोच रहा यार सब कहाँ इतना खतरनाक तबाही आई। अब जूते वूते कुछ नहीं, तो जो मोटी वाली सॉक्स थी वही पहन के टहलने लगा। तो किचन बॉय की स्लीपर्स थी, जो बेचारे बर्तन वर्तन धोने के लिए या खाना सर्व करने के लिए टेंट में आते, तो चप्पलें थी, वो मैंने पहन के टहलना शुरू किया। अब जो मुझे देख रहा, कुछ लोग बचे वो वही भाग रहे। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा ये भाग क्यों रहे हैं। मैंने किचन बॉय को बुलाया, मैं कहा भाई क्या हुआ? बोला सर आप तो मर गए थे। बोला है 9 घंटे में? हाँ। बोला कि आपकी रिपोर्ट बन के नीचे जा चुकी है। मैंने सैटेलाइट फ़ोन पे देखा तो फ़ोन किया घर पे मेरे पिताजी को। माँ को, पापा जी सब ठीक ठाक? बोला कि भाई कौन मजाक क्यों कर रहे हो? क्योंकि आवाज़ चेंज थी ठंड से। नहीं समझ में आया कुछ भी। थोड़ी देर बाद में एक बंदा मिलता, बोला भाई 29 लोगों की लिस्ट बन के जा चुकी है कि आदमी मर चुके हैं। ये उस 9 घंटे के ड्यूरेशन के कारण लिस्ट बन के जा चुकी थी कि तूफान में इतने लोग मारे गए। अब भारत में ये बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई, भारतीय पर्वतारोही की बर्फ में दबने से मौत। और कितने लोग थे ऐसे जो? सैकड़ों लोग मारे थे। सैकड़ों लोग हाँ। मतलब इतनी तेज तूफान था, टेंट के सहित लोग उड़े और चट्टानों में टकरा टकरा के चिपके। बस एक्सपीरियंस। हाँ, चारों तरफ मैं निकला, डेड बॉडी। स्ट्रेचर लोग लिए घूम रहे हैं। इंडियन आर्मी की टीम वहाँ मौजूद थी, मैसिव करके उनका कोई एक्सपीडिशन था, इंडियन आर्मी वहाँ आई हुई। वो लोग बेचारे लगे हुए रेस्क्यू में। अब ये मुझे जब पता चला कि ये ऐसा हुआ, रिश्तेदार वाले सब घर पहुँच गए सांत्वना देने, जी कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। ये सब चीज़ें सुन के मैंने सोचा यार ये तो बड़ा, अब घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे मन बहलाने के लिए फ़ोन कर रहा है कि जी सब ठीक ठाक है। अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ा, काठमांडू आया और 2015 में भी एक्सपीडिशन कैंसिल। तो घर आने के बाद में सबसे बड़ा टास्क ये हुआ था कि मम्मी को कैसे मनाया जाए। फादर तो रेडी थे, उन्होंने तो बोल दिया कि भगवान ने तुझे 2 बार चांस दिया तो तीसरी बार तुझे करना ही चाहिए, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ा है। तो फादर आर्मी में भी? हाँ, फादर आर्मी में। उनको तब फर्क नहीं पड़ा, लोग आके कहते तुम्हारा लड़का मर गया। बोलो फिर क्या हो गया। अगले की जो फील्ड थी, अब उस फील्ड में उसको पहले से ही पता था कि ये सब कठिनाइयाँ जीवन में आनी है उसके, और तूफानों के अंदर रहना तो एक माउंटेनियर का वो है, क्योंकि उन्होंने सियाचिन काटा है, सियाचिन ग्लेशियर में वो रहे हैं, हवास में इंस्ट्रक्टर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल है जहाँ पर फौजियों को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है सियाचिन के लिए, वो वहाँ पे रहे हैं, और उन्हीं की वजह से मैं माउंटेनियर बन पाया हूँ। आपने देखा होगा बच्चे के जन्मदिन पे 8-9 साल के पे क्या देते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कंपास दिया था, वो इंडियन आर्मी की तरफ से फॉरेन में उनकी यूनिट गई थी
और यूएनओ पता है यूएन मिशन करके, वो वहाँ से मेरे लिए कंपास लेके आए थे मेरे बर्थडे पे देने के लिए। नाइस। और कंपास और मैप रीडिंग मुझे ऐसे सिखा के मेरे टिप्स पे है। मतलब उनके मन में पहले से ही था कि हाँ, नहीं मैंने जब अपनी इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि तेरी इच्छा जो है उसमें मैं भी काम करूँगा, मैं भी काम करूँगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों में मैं रहा हूँ। तो मुझे कंपास के बारे में इतना पढ़ा है, यदि आज मेरे पास जीपीएस नहीं है तो यदि मेरे पास कंपास है ना मैं पहाड़ चढ़ूंगा। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, यदि कंपास जीपीएस की बैटरी लो हो गई ना, आप ऐसे चारों तरफ देखने लग जाओगे अब कहाँ जाना है। वो तो माइंड की हाँ, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना उनमें वो अलग ही नॉलेज है। तो उन्होंने जो कंपास की मैप रीडिंग सिखाई मुझे कोर्स में बड़ी काम आई। कोर्स में एक सेशन होता था मैप रीडिंग का अलग से। अब इंस्ट्रक्टर मुझे पढ़ाते, जो इंस्ट्रक्टर मुझे पढ़ाता था वो मेरे पिताजी का स्टूडेंट था। तो आपके लिए जो रोल मॉडल हुए आपके फादर ही हुए 100%। हाँ। और एक ट्यूटर भी वही हुए। हाँ, मतलब उन्होंने ही आपको गाइड किया कि बेटा कहाँ से शुरू करना है। हाँ जी, मतलब कि जो जर्नी स्टार्ट करनी है कंपास से ही स्टार्ट होगी कि आपको आना चाहिए, आना चाहिए। और अभी मम्मी को मैंने बोला पापा जी आप ही बोल सकते हो, तो पापा ने बोला क्यों बताना है, पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, किस लिए बताना है। दोबारा सेकंड 2016 सेकंड टाइम के लिए, थर्ड टाइम। तो मैंने बोला ठीक है। अब मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं, मैंने पिताजी से भाई से डिस्कस किया। अब सबसे बड़ी चीज़ आई फंड्स। 2 बार जो फंड्स थे घर में, मेरे पिताजी ने जो अर्जित किया था आर्मी में, जो भाई साहब ने पुलिस में कमाया तो सब जा चुका था। अब थर्ड टाइम के लिए चाहिए मनी। उसके लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। एक कंपनी में गया, नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यदि अब की बार तू मर गया तो हमारे पैसे क्या होगा। ये कंपनी ने बोला। तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि पापा जी पैसे तो बाहर से कहीं हो नहीं रहे। बोले कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ट्रेनिंग करा, अभी ट्रेनिंग किया। तो मेरे फादर ने जो अपनी लाइफ में जो 1-2 प्लॉट खरीदे थे अपनी तनख्वाह से, फाइनली वो बेचे। बोला कि यदि तुझे तीसरी बार चांस मिला है तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी लाइफ की। योर फादर इज ट्रू ड्रीमर। हाँ, बोले मेरे लाइफ की इन्वेस्टमेंट रहेगी कि मेरे लड़के ने कहीं सट्टा खेल के, कहीं कोर्ट कचहरी करा के ज़मीन नहीं बिकवाई। मुझे प्राउड फील करने के लिए मैंने उसके लिए प्लॉट बेचा है। मेरे पिताजी ने प्लॉट बेचा और बोला कि तू चढ़। मैं 2016 में मम्मी से बिना बताए और पहाड़ चढ़ने चला गया। घर में पिताजी और भाई साहब को पता, और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2 अप्रैल को काठमांडू से, और 20 मई 2016 को सुबह 7:53 में टॉप ऑफ द वर्ल्ड था। कितने घंटे लगे? दिन लगे 57 डेज। टोटल 57 डेज अपने वहाँ पे। हाँ जी। और घर पे मम्मी को क्या बताया? पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। और नीचे आते वक्त मुझे फ्रोस्टबाइट हुई कैंप 2 में। एक सीमा रानी करके मेरी टीम मेंबर थी, हरियाणा से ही थी। उनका रेस्क्यू होना था तो स्लीपिंग बैग की ज़रूरत थी, और बाहर गाइड रेस्क्यू टीम पूछती फिर थी भाई कि कोई किसी के पास स्लीपिंग बैग है क्या, तो सबके पास ही है। तो मैंने मेरे शेरपा को बोला यार हम दे देते हैं, हम तो चढ़ के नीचे आ गए, क्या पता उसकी जान बच जाए। अब उसने बोला कि सर आपकी इच्छा है तो दे दो। हमने स्लीपिंग बैग दिया। मुझे इतनी थकान थी मैंने अपने शूज़ तक नहीं खोले, ऐसे टेंट से बाहर थे और मैं सो गया वहीं। सोते सोते आदमी वहीं, मतलब हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि सोता ही रह जाता है। हाँ, मर जाता है। हाँ, ऐसी कुछ आपको हमारे साथ में एक क्लाइंबर थी जो एक बालकोनी नाम की जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन बोतल चेंज होती है। उस बंदी की ऑक्सीजन चेंज होने लग रही थी, बिल्कुल बात कर रही हमसे। पानी पिया उसने, पानी पी के उसने सिर्फ ऐसे कमर लगाई और शायद उसकी झपकी लगी। शी इज डेड विदिन अ सेकंड, विदिन मिनट्स। अब उसका शेरपा कह रहा है यार ये उठ नहीं रही है। हमने भी आवाज़ लगाई, नहीं उठी। हाथ लगाया तो गिर गई। क्या हुआ कि वहाँ पे फटीग इतनी ज़्यादा होती है कि माइंड जो है ना वो कमांड करना बंद कर देता है। ब्रेन डेड सबसे जल्दी होता है। वहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गन फेलियर होते हैं, ज़्यादातर केसेस होंगे ऑर्गन फेलियर के। मतलब आपको अपना दिमाग भी चालू रखना और हाथ पैर की उंगलियां भी चलाते रहना है कि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होती रहे। कॉन्शियसली अब सुबह उठा तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है यार पैर ठंडे हो रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ सोचा समझा नहीं। मैं बेस कैंप के लिए चल पड़ा। बेस कैंप पहुँच के मैंने जूते निकाले और मैंने बोला यार मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो जो कंपनी के ऑपरेटर थे ताशी और मिंगमा शेरपा, वो मिलने आए बधाई देने के लिए। तो उन्होंने बोला नरेंद्र तेरे को फ्रोस्टबाइट हो गया है।
मैं कहा, "हैं?" अब फ्रोस्ट बाइट का हमारे जीवन में मतलब इतना बड़ा खौफ है, इतना पड़ा है उसके बारे में। मैंने बोला भैया उंगलियां तो गई। फिर गर्म पानी में डाला, चेक वैक की, तब तक पता चल गया था हाँ फ्रोस्ट बाइट हो गई है। एवैक्यूएशन कराया बेस कैंप से, नोविक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। ओटी डेट आ गई कि उंगलियां कटेंगी 10 की 10। ओहो। अब मैं भगवान को मना रहा कि उंगलियां तो बचा लेना। अब ओटी डेट आई, उस दिन सैंपल लिया, इतनी बड़ी नीडल होती थी, सीधी उंगली में चुभाते। तब तक मैं चीखता नहीं था, तब तक वो डालते रहते थे कि कहाँ तक है, कितनी काटनी है। कितनी काटनी है। उस दिन उसने टच किया और मैं चिल्लाया। डॉक्टर ने बोला ऐसा तो नहीं है ना कि तेरे को किसी ने जानबूझ बता के। दिया कि तू जानबूझ के करा। मुझे नहीं, मेरे को दर्द हो रहा है एक्चुअल में। बोला सीरियसली? हाँ सीरियसली। बोला फिर ये तो मेरी लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरे डॉक्टर का नाम था परवीन नेपाल। ओके। उसने दोबारा से चेक किया। उसने बोला यार ये कैसे संभव हो सकता है कि तेरे को महसूस हो रहा है उंगली के टोज के बिल्कुल एंड में भी। मैं कहूँ सर मुझे हो रहा है। तो उसने बोला ठीक है। उसने वो लगा रहा था तब हो रहा था या वैसे सुई भी चुभाते ही? सुई चुभाते ही हाँ, हो रहा पहले था? तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। महसूस ही नहीं हुआ। तो कितने 8 दिन बाद या 8 दिनों के बाद फिर ऐसा दर्द हुआ। तो उसने बोला यार कल तक तो तेरे को नहीं हो रहा था, आज अचानक कैसे हो रहा है? मैं कहा जी शायद मेरी उंगलियां बचेंगी। तो मैं डेली उसको एक ही बात पूछता, जी उंगलियां कितनी बचेंगी? मतलब ये नहीं कि कितनी जाएंगी, बस ये बता दो कितनी बचेंगी। एक टाइप का मैनिफेस्टेशन आप मन में कर रहे थे कि हाँ मेरी उंगलियां ठीक रहें, या ऊपर वाले से दुआ कर रहे मैं थे? डेली भगवान से ये बोल रहा था कि बस उंगलियां मेरी छोड़ देना। मैं हाँ, क्योंकि मैंने अच्छे काम के लिए दिया है, तो इतना तो आप भी सोच लो मेरे बारे में। अब उसके बाद में जब देखा तो उन्होंने 7 दिन मुझे दोबारा ऑब्जर्वेशन में रखा और उंगलियां बच गई। लेकिन आज तक मेरी उंगलियां मुड़ती नहीं है, स्ट्रेट रहती हैं। उंगलियां हैं बट मुड़ती नहीं है। ओके। स्विमिंग मैंने इन्हीं की वजह से छोड़ी, आइस क्लाइंबिंग मैंने इन्हीं की वजह से छोड़ी, क्योंकि डॉक्टर की सलाह थी कि यदि स्विमिंग करोगे तो उसमें मूवमेंट चाहिए होता है। और मैं तो यही लकी मानता हूँ मेरी उंगलियां बच गई, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जर्नी रही एवरेस्ट की। आपने अभी बोला कि सीमा रानी को आपने अपना स्लीपिंग बैग दिया जी। तो मतलब ऐसा क्या हो गया था उन्हें कि स्लीपिंग बैग देने की ज़रूरत पड़ी, या फटीग था उनको, या उनको शेरपा की हेल्प भी लगी? एक्चुअल में हम जब समिट करके कैंप 4 पहुँचे तो गर्म पानी पीने के लिए हम रुके थे, जस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है। तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए तो हम डायरेक्टली कैंप 2 आ सकते हैं। वो ऐसे लेटी और मैं उसको बार बार बोल रहा, शायद मैंने कोर्सेज ज़्यादा किए थे, पढ़ाई ज़्यादा, मैं उसको बार बार बोल रहा लेटो मत लेटो मत लेटो मत, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। ओके। अब मैंने कुछ देर बाद मेरे को शेरपा को बोला, मैं कहा भाई इसको सोने मत दो। अब वो सोए, हम मना करें वो सोए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से दूर रखा हुआ है। अब मेरा शेरपा बोल रहा है कि बाहर बर्फ गिर रही, मतलब हवा चल रही है, ठंड है, मैं थका हुआ, मैं नहीं जाऊँगा। कितने डिग्री होगा? माइनस में भाई, -40 अप्रोक्स। और हवाएं इतनी ज़्यादा कि थप्पड़ मारती हैं। कौन सा ट्रैक था? एवरेस्ट एवरेस्ट कैंप 4 की बात है। कैंप 4। हाँ, सीमा वहीं पे थी मेरे साथ एक्सपीडिशन में। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा ऑक्सीजन खोल के लगा दो। तो मैंने बोला कि ये लो मेरी बोतल, मेरी चढ़ा दो। आपको तकलीफ नहीं हुई उस टाइम? मैं बिल्कुल फिट था। तो मैंने बोला कि मेरी ऑक्सीजन लगा दो। इसमें क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बोला कि मेरे में फुल प्रेशर है, अब मेरा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि मैंने 1 पॉइंट पे खाई ऑक्सीजन, उसमें 4 पॉइंट तक होती है, तो मेरी बची हुई थी। मैंने बोला कि मेरा प्रेशर लगा दो इस पे, और इस वाली बोतल मैं नीचे उतरते वक्त मैं डिसाइड में मैं यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे मैं फिट हूँ, नीड नहीं है, क्योंकि मैं आराम से बतिया रहा था। उसने उसको ऑक्सीजन लगाया तो उसकी यही शुरू हो गई। मैंने बोला भैया ये तो जाएगी लगता है। अब फिर मैंने मेरे शेरपा को बोला, मैं कहा भाई इसकी जिप खोलो पैंट की और टी शर्ट की, इसको चूटी काटते हैं। रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही है तो मतलब जाएगी। मैंने उसको काटा, उसको निशान नहीं गए थे कई महीने तक। हाँ, और मैं ये सोच रहा इसकी आँख बंद हुई और इसको ऑर्गन फेलियर हुआ। अब कैसे तैसे करके वहाँ से उसको उठाया, बात करते करते हम लोथ से फेस पे ले आया। लोथ से फेस पे आके उसने डायरेक्ट बोल दिया कि अब मेरे से नहीं होगा, खत्म। और वहाँ बैठ गई रोड, बिल्कुल रूट के बीच में। ओके। और रूट इतना सा, लोथ से फेस बिल्कुल सकरा, बिल्कुल स्टिफ, और कैराबाइनर लगा के वहीं बैठ गई। अब उसके शेरपा ने 3-4 बार तो कहा होगा। अब मैंने बोला कि ये यहाँ बैठ रही है तो मैं नीचे जाता हूँ, कैंप 3 में कोई भी शेरपा होगा और वो किसे नीचे बताता हूँ कि भाई इसको रेस्क्यू कराओ और नीचे लेके आओ। अब मैं पहुंचा, मेरे से 20 मिनट के बाद में उसका शेरपा मेरे पीछे पीछे। क्यों? मैंने बोला भाई सीमा कहाँ है? बोला उसको तो वहीं छोड़ के आ गया, उसके चक्कर में मैं थोड़ी ना मर जाऊंगा।
ऐसा भी होता है? और अब मेरी हो गई वहाँ पे लड़ाई। मैंने बोला कि मैं सर फाड़ दूंगा, और एक तो पहले ही हाई एल्टीट्यूड का, और मैं बिल्कुल गाली गुफ्तार पे आ गया वहाँ। मैं कहा यार कैसे कर सकता है तू किसी अकेली लड़की को रात को 11 बजे बांध के आ गया वहाँ पे रस्सी के ऊपर, ये कौन सी मतलब तेरी प्रोफेशनलिज्म है कि तू किसी को छोड़ के आ गया? तो ये तो उनके गाइड रूल में भी नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप कुछ वहाँ पे उनका अपना खुद का राज है भाई, उनको किसी को सफाई नहीं देनी है। अच्छा, आप अपनी मर्जी से करने आए हो, हमने नहीं बुलाया आप। हाँ, तो मैंने टीम को नीचे इतला किया, तासी जी लाइन पे थे बेस कैंप में, मैंने उनको बोला कि भाई रेस्क्यू टीम भेजो। उन्होंने तत्काल रेस्क्यू टीम भेजी, उस लड़के को कैंप 2 लाया गया, और कैंप 2 लाके उनका रेस्क्यू होना बेचारी का। अब कोई स्लीपिंग बैग ना दे, ऑब्वियस सी बात है यार, स्लीपिंग बैग एक अपने आप में मतलब जिंदा बचे रहने की चीज़ है। अब मैंने सोचा यार उसका रेस्क्यू हो जाएगा, मेरे को तो नीचे ही जाना है सुबह, मेरे दिमाग में ये चल रहा, और मैं सो जाऊंगा ऐसे ही। मैंने डांगरी पहन रखी है, सॉक्स बदल लूंगा और 2-3 सॉक्स पहन लूंगा, और जो एक्स्ट्रा जैकेट मेरी बेस कैंप 2 में वो ऊपर डाल के सो जाऊंगा पैरों पे। डांगरी में यदि चलते वक्त ही ठंडी लगेगी, सोते वक्त कहाँ से लगेगी मेरे दिमाग में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी थकान है वो जूते ही नहीं उतार पाऊंगा। उस लड़की का रेस्क्यू हुआ, और एवैक्यूएशन होके कैंप 2 से वो नीचे आई, स्वस्थ हुई, और आज अपना बढ़िया जीवन जी रही। तो उसके लिए तो शेरपा गाइड का होना ना होना बराबर है। बराबर, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ ये एक बैक फेस है माउंटेनरिंग का। शेरपा का छोड़ के भागना, गाइड का छोड़ के भागना एक नॉर्मल बात है माउंटेन। क्यों भागते हैं? उन्हें उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं होती? हाँ, लाइफ की वैल्यू एक्चुअल में, अब हर आपकी स्पीड अलग है, मेरी स्पीड अलग है ना, और ऑक्सीजन वहाँ पे आपकी भी खत्म हो रही है, मेरी भी खत्म हो गई थी। मैं आपकी पेस से चलूंगा, मेरी भी ऑक्सीजन खत्म होगी, तो वो अपने आप को जिंदा बचाने के लिए अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। जिंदा बचाने के लिए? हाँ। तो फिर ऐसा काम करते ही क्यों है ऐसी मतलब ये तो बहुत कम न्यूज़ आपको देखने को मिलती होगी। इतने लोगों की जब डेथ हुई, यदि आप उनकी गहनता से जांच कराओगे, उनकी इंक्वायरी हो ना, तो हर डेथ के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों यही एक सबसे बड़ा सवाल है। शेरपा, और वहाँ पे कोई बोलते इसलिए नहीं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग इसलिए अच्छी है कि काम ज़्यादा आ रहा है। काम ज़्यादा है, इतना पैसा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैसा है। मतलब अभी परमिट फीस और भी बढ़ा दी है। जब हम लोत्से फेस से ऊपर जा रहे थे, समिट कर रहे हैं 2016 में, तो मेरे से लगभग 10 मीटर आगे से एक बंदा आता है, ऊपर से फिसलता हुआ सटाक करके नीचे जाता है। पता चलता है कि लोत्से समिट का रास्ता खोल रहा था एक शेरपा, उसने पुरानी रस्सी को झटका मारा और उसने सेल्फ एंकर नहीं किया हुआ था, वो रस्सी के साथ आ गया। वहाँ डेथ इतनी इंस्टेंट होती है, आपको पता ही नहीं। कैंप 4 के अंदर डेड बॉडीज ही है। कैंप 4 के बाद में आप जहाँ देखोगे डेड बॉडी, मेरी एक वीडियो आप उसके अंदर देखोगे, मैं हेलरी स्टेप के ऊपर था, मेरे लेफ्ट हैंड में डेड बॉडी है, मुझसे नीचे था, मेरे राइट हैंड में डेड बॉडीज हैं। तो आपको डेली अपने दिमाग को ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई तेरे को जाना है, और ये डेड बॉडीज एक पार्ट है। तो आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करते हो कि एक तो आपको दूसरी लाइफ मिली, दूसरी लाइफ मिलने के बाद आप जब कैंप पे जाते हो, डेड बॉडीज आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को देख रहे हो, फेजेस देख रहे हो, आप कैसे प्रिपेयर करते हो कि हाँ या तो मैं छोड़ दूं, या मैं इसे कंटिन्यू रखूं, या आपके फादर का ड्रीम पूरा करना है? नहीं, फादर का ड्रीम तब होता था वो मेरे ऊपर थोपते, ये मेरा ड्रीम था। मेरे फादर ने तो बोलते मेरे लिए सीढ़ी लगाई है। उनका ड्रीम आप एज अ कोच देख सकते हो। हाँ? कि उन्होंने सिखाया, तो वो उनका ड्रीम ही हुआ एक तरीके से। तो 3 चीजें हैं, या तो मैं छोड़ के चला जाऊं, या मैं करूं, या मेरे फादर पीछे बैठे हुए हैं जो। उन्होंने मुझे अर्धे में एक चीज़ सिखाई थी, और पापा जी ने बताया था कि मैंने कहीं पढ़ा था ये अखबार में, कि बेटा जब आप अपने एम तक पहुंच जाते हो तो आपका नाम होता है, और आधे रास्ते से वापस लौट जाते, क्योंकि आपको दूरी तो उतनी तय करनी है। आप आधे रास्ते से नीचे आ जाओगे, आधा रास्ता और तय करोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो आपको अपने जीवन में कोशिश करनी है कि उस आधे रास्ते को नीचे के ऊपर तय ना करके उसको ऊपर की ओर तय करना है, पीछे ना हट के आगे ही बढ़ो। आप जितनी वापस आओगे, आप जीवन में उतने वापस चले जाओगे। इसका मतलब आप प्रोफेशनल हो ही नहीं। आपको पता है माउंटेनियरिंग के अंदर डेथ्स रेशियो है, वहाँ पे हैजार्ड्स हैं, अवलांच है, ऑक्सीजन लो है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर चुटकी के अंदर तूफान आता है, आदमी मर जाता है, विंड स्पीड है, फटीक है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, आपके साथ रहने वाले इंस्टेंट मर जाते हैं। ये सब चीज़ें आप सीख के तो आ गए हो ना, आपके लिए कोई नया तो नहीं है। और आप यदि सब चीज़ें सीखेगा और फिर आधी रास्ते से आप वापस आ रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब आप डिजर्व नहीं करते माउंटेनियरिंग। फोकस का बहुत बड़ा रोल है। फोकस का बहुत बड़ा रोल है। और यदि मैं अध्यात्म से इस चीज़ को जोड़ूं, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना मेरे उठते ही मेरा पहला काम है। किसी भी कंडीशन चैंटिंग कर,
पहाड़, बर्फ, तूफान, जहाज, पानी, जहां भी हूँगा, मेरा दिन ही शुरुआत जप करके और हनुमान चालीसा पढ़ के ही होता है। सनातन की ताकत। सनातन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, लोग समझे या ना समझे, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जितने भी सनातन के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो एक्चुअल में हमारे सराउंडिंग्स के चारों ओर पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स ट्रैवल करती हैं। और जब आप मौत को बहुत करीब से देखते हो ना, ऐसे टच करके निकल जाए, तो शायद आपको पता चल जाता कि हाँ है वाइब्स। आपने कभी एडवाइस नहीं करा किसी को ये चीज़? आपको इतने बाहर दूसरी कंट्री के लोग भी मिले होंगे। हाँ मिले हैं। आपने कभी एडवाइस करा कि मैं ये चीज़ें फॉलो करता हाँ, हूँ? मेरे से जो भी पूछता हूँ उसको बताता हूँ ना। ऐसे बहुत से फोनर है जो ऋषिकेश आके मेडिटेशन योगा करके जा रहे हैं, वो यहाँ पे आके थेरेपी ले रहे हैं, वो आके योग को समझ रहे हैं, ध्यान को समझ रहे हैं। उन कुछ तो कारण रहा होगा ना। मतलब मैं जब भी कोई फास्टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ता हूँ तो उसकी अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व होती है। और जब मैं बोलता हूँ मैं इतने घंटे में तोड़ दूंगा, तो मेरे को बोलते हैं सन की है, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और जब मैं तोड़ के आता हूँ तो बोलते हैं कैसे संभव हुआ। मैं को आपके सामने हुए जीपीएस रीडिंग्स, आप आराम से पढ़िए, आपके पास खूब टाइम है। मैं इंडिया चला जाता हूँ फिर भी पढ़िए, फिर भी आपको कोई शंका लगता है मेरे सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए। सर्टिफिकेट कैंसिल, सही चीज़ बोली आपने। कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं जी। हर जगह कंट्रोवर्सी। आपने एवरेस्ट की हाँ जी। ट्रैक किया, करने के बाद आपने फोटो सबमिट नहीं करे या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, जो उन्होंने आपको बैन कर दिया? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। और आप गूगल पे जाओगे तो मैं धरती का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल माउंटेनियर हूँ, विवादित पर्वतारोही। ये ऐसा मुझे स्टैंप लगा दिया विकिपीडिया ने, परमानेंट। विकिपीडिया ने लगा दिया या हमारी गलती से लगा? नहीं, विकिपीडिया ने अब तो लगा दिया ना। अब इसके पीछे कारण क्या रहे वो मैं बताता हूँ। मैंने बताया मुझे फ्रोस्ट बाइट हुआ, मैं नॉर्वे इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब एवरेस्ट की सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए आपको वीडियोज और फोटोज का प्रूफ देना पड़ता है। अब डॉक्टर मुझे डेली बोल रहा है तेरी उंगलियां कटेंगी, तेरी उंगलियां कटेंगी। अब मेरा लीडर आके पूछता है कि भाई आपकी वीडियोज और फोटोज चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट इशू करानी है। तो मैंने बोला मेरे ड्रॉर के अंदर मेरा कैमरा रखा है, डीएसएलआर था मेरे पास, आप इसका कार्ड ले जाओ, इसमें से फोटोज वीडियोज निकाल कर मेरा कार्ड रिटर्न कर देना, आप मेरी सर्टिफिकेट इशू करा दो। अब वो बंदा मेरे से कार्ड लेके गया, जिसका नाम है नवा कुमार फोकन, इज माई टीम लीडर इन 2016। ओके। ये मेरे टीम का लीडर था। ये लेके गया, इसने डाटा निकाला, सर्टिफिकेट इशू कराया, सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन किए और सर्टिफिकेट इशू करा के जिस होटल में ठहरा हुआ था, होटल था मेल, उसके रिसेप्शन पे पहुंचा भी दिया। अब मैं डिस्चार्ज होके आया, होटल में पहुंचा तो उन्होंने बताया सर आपकी सर्टिफिकेट आई है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेट मैंने रख ली। उस बंदे को मैंने कॉल किया इंडिया आने के बाद में कि भाई मुझे सोशल मीडिया पर मेरे फोटोज वीडियोज डालने हैं, शेयर कर दो मुझे। तो उसने बोला कि वो गलती से मेरे साथ आ गया है, मैं दिल्ली आऊँगा तो दे दूंगा। तो मैंने सोचा यार, तब मुझे ये नहीं पता था कि फोटो वीडियो पे इतना बड़ा विवाद हो सकता है। मैंने बोला ठीक है, मैं ठंडे बसते रहा। मैंने 1-1.5 साल बाद में फिर कहा, क्योंकि एक वीडियो शूट होनी थी, उसमें हमें यूज़ करना था। मैंने उस बंदे को दोबारा फ़ोन किया और उसने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई वो मेमोरी कार्ड मेरे पास नहीं है, ऐसे करके। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने कैसे गुम कर दिया। अब जो वीडियो हमने शूट करनी उसमें वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी जर्नी कब कंप्लीट होगी तब वीडियोस वो डलेंगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के दोबारा से एवरेज चढ़ने जाऊंगा। अब इन चीज़ों को लेके मैंने उनको फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन इग्नोर करना शुरू कर दिया। एक बार अपनी वाइफ से फ़ोन उठाया, बोलती है यदि दोबारा फ़ोन किया तो मुकदमा दर्ज करा दूंगी। तो ये सोची समझी साजिश थी। हाँ, अभी आप समझोगे सारी चीज़ों को। ये मतलब स्टेप टू स्टेप प्लानिंग थी पूरी। अब वो बंदे ने मेरे को फ़ोन आता है 6 महीने बाद में कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैं गया, आज भी मुझे याद है, टर्मिनल 3 से जब हम कट लेते हैं महिपालपुर की तरफ, उसके सामने एक मिठाई की दुकान है। वहाँ पे वो व्यक्ति मुझे मिला, उसने मेरे सामने मेमोरी कार्ड ऐसे फेंका, जालीदार जो गटर के ऊपर ढक्कन लगता है ना लोहे का, उसके अंदर मेरे सामने फेंका कि ये ले, फेंक दिया। बता क्यों? हाँ, उसके पीछे एक कारण था। अब मैंने रिकॉर्ड्स बनाए और वो बीइंग ए टीम लीडर, उसके अंदर एक वो थी कि भाई इसको इतनी मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है, मुझे नहीं मिली, है ना। मैं इनका टीम लीडर हूँ, तो मुझे भी चाहिए। मेरे को ये कहीं पूछता नहीं, मेरा कहीं नाम नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है। उसने मेमोरी कार्ड फेंक दिया, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं ठीक है भाई, फेंक दिया तो फेंक दिया। 2 मिनट मैं रोया और आ गया। ठीक है, आज भी वो मिठाई वाला साक्षी है उस चीज़ का। क्या एज थी आपकी उस टाइम? हाँ, क्या एज थी आपकी उस टाइम? मैं लगभग 20 साल का था। 20 साल का था। हाँ, तो आज भी वो साक्षी है। मैं घर आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं। 2020 में तेंजिंग नोर के अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा नाम फाइनलाइज हो गया। ओके। अब उसमें अवार्ड के अंदर उनका भी नाम था, उनका नहीं हुआ।
अब क्या हुआ, जिन जिन लोगों का नहीं हुआ वो सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फंसाया जाए। तो लीडर ने बताया इसके पास फोटो वीडियो नहीं है, इस मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि उसको तो सबूत नहीं है। सबूत नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट तो था आपके पास। करेक्ट। तो क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे ऊपर विवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो डाटा उसके पास था, डांगरी, आज तक उस कलर की मैंने डांगरी नहीं पहनी है। ओके। आज तक उन्होंने क्या किया, मेरा मास्क लगाया, उसकी पाइप काट दी। टोपी, आज तक मैंने हेलमेट, वैसे कलर का मेरे पास हेलमेट नहीं है, एवरेस्ट की टोपी को हेलमेट लगा के नहीं जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ और है, मेरी फोटो कुछ और है, चेहरा मेरा लगा के उन्होंने फोटोशॉप करके फुली सोशल मीडिया पे रूमर्स शुरू कर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने उसको देखा और मेरे अवार्ड के ऊपर होल्ड कर दिया। मुझे बुलाया गया, मेरे से पूछा गया। मैंने बोला कि सर्टिफिकेट किस बिहाफ पे दी गई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट मिली है 2016 में, और आज मेरा लीडर कह रहा है कि ये एवरेस्ट नहीं चढ़ा क्योंकि इसके पास प्रूफ नहीं है। तो फिर 2020 में सर्टिफिकेट किस बिहाफ पे दिया? किस बिहाफ पे दिया? ये गाइडलाइंस है, आप आराम से पढ़ो टूरिज्म की, कि ये चीज़ें सबमिट करनी पड़ती हैं, लीडर के सिग्नेचर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हुई तभी मुझे सर्टिफिकेट मिली है ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो प्रूव नहीं हो रहा है। मैं ठीक है, आप मिनिस्ट्री डाल दो। अब मिनिस्ट्री में जब सारी चीज़ें गई, पता चली, जब ये सारी चीज़ें उठ के आई कि भाई क्यों, कैसे, क्या हुआ, मुझे 10 साल के लिए बैन कर दिया गया। फिर अगले दिन न्यूज़ आती है 6 साल हो गया, है ना। और 6 साल के बाद में मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि भाई इसकी गहनता से जांच हो कि ये हुआ क्यों, और अवार्ड के टाइम ही क्यों हुआ। 2016 से लेकर 2020 तक ये लीडर और जितने भी माउंटेनियर्स हैं जिनका नाम नहीं आया अवार्ड में, तब तक कहाँ थे? और ये फोटोज मेरे पास नहीं, इनके पास कहाँ से आई? ये भी तो एक सवाल है। और नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पता करो मैं इस दिन कहाँ था, मेरे से कौन मिलने आया था, सब कुछ है उनके पास। और मिनिस्ट्री में जाके पता करो कि मेरी सर्टिफिकेट इशू किसने कराई, समरी पे साइन किसने किए लीडर के। अब ऐसा तो नहीं है ना कि शक्तिमान और गंगाधर वाली बात है, गंगाधर जाके साइन करा है, शक्तिमान ये खुद है। तो ये सारा टीम लीडर ने पूरा बनाया, कुछ प्लान किया। लेकिन बाद में तय हुआ, मेरा बैन खत्म हुआ, मुझे दोबारा से परमिट मिला, और 6 दिन में मैंने दोबारा से एवरेस्ट चढ़ा बिना एक्लिमेटाइजेशन के, और वर्ल्ड का फर्स्ट का टाइटल मुझे मिला, वर्ल्ड से फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम एवरेस्ट इन 6 डेज। यस, यंगेस्ट हूँ। क्लाइम एवरेस्ट इन 6 डेज विदाउट एक्लिमेटाइजेशन। विदाउट एक्लिमेटाइज चढ़ने वाला आज तक इस धरती पे कोई नहीं है। तो वो मेरे को सारी क्षमताएं देने वाले वो खुद लोग हैं। जो लोग ये कह रहे थे इसके बस की नहीं है, नहीं चढ़ पाया था, बीच में भग गया था, इसका रेस्क्यू हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक आपके मॉम डैड ने कितना सफ़र किया जो बैन हुए उसकी खबर, और जो अवार्ड कैंसिल हुआ उसकी न्यूज़ की, हाँ क्या कंडीशंस थी, किन कंडीशंस पे अवार्ड कैंसिल हुआ, और उनको सुन के क्या लगा उन्हें? उस टाइम पे मैं विज्ञान भवन में था, मेरी रिहर्सल हो गई थी, सुबह अवार्ड मिलना है 9 बजे। आज शाम को 6 बजे कह दिया कि आपका अवार्ड होल्ड कर दिया गया है और आपकी इंक्वायरीज होंगी। ठीक है, उस टाइम पे फैमिली साथी होते हैं अवार्ड सेरेमनी में, तो सबको साथ ले जाया जाता है। अब ये सुन के मम्मी पापा और भाई साहब सबके होश उड़ गए कि ये क्या हुआ, और इंक्वायरी खुल गई। पापा ने इतनी ज़्यादा मतलब इंटरनली फील किया, दोनों किडनियाँ फेल हो गई, मम्मी सदमे से में आ गई बिल्कुल। और मेरा भाई जो पुलिस में, हरियाणा पुलिस में रहा है, CIA में रहा है, जिसके लिए इनकाउंटर सब नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आदमी बिल्कुल ये कह रहा था कि यार क्या हो गया, जेल ही तो है, भगत सिंह भी तो गया था, उसने भी तो नहीं सोचा। मतलब वो मेरे को सिर्फ ये मोटिवेट कर रहे थे कि कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखा था, ना मैं सुसाइड करूँगा, ना सदमे में जाऊँगा, ना देश छोड़ूंगा, ना घर छोड़ूंगा। मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा कि मेरी बैटिंग कब आएगी। और वो कितने दिन बाद आई? 1.5 साल बाद में। वो 1.5 साल बाद आई? हाँ, 1.5 साल तक मैं हर चीज़ से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे इसलिए दूर गया कि मैं उनके कमेंट्स में उनके जवाब नहीं देना चाहता था। जब मैंने कोर्ट में केस फाइल किया तो उनकी सबकी हमने स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाला, मैंने अपने कमरे में लगाया फर्स्ट क्लास। सुबह उठ के देखता था उनको प्रॉपर, रियल मोटिवेशन। हाँ, डेली देखता था, डेली। ऐसा मैं माइक पे या कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल है, ये रियलिटी है। उनको देखना, सुबह पूजा पाठ करना, दिन में हवन करना, पूरे 1.5 साल ऐसे फर्स्ट क्लास काटे। आज वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, कल वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐसे करके मैंने बोला कि मेरे को सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि मम्मी पापा मेरे सामने तो रोते नहीं था, अकेले में रोते थे। जिस आदमी ने कारगिल युद्ध लड़ा हो, जिस आदमी ने अपना आधा कान गंवा दिया हो कारगिल युद्ध में गोलियों से, वो आदमी रो रहा है, कितनी बड़ी चीज़ है। तो उन लोगों को समझाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था।
सिर्फ वो एक कंट्रोवर्सी और Controversy. अवार्ड सेरेमनी Award दोनों मिक्स हो दोनों मिक्स हो गई। अब बाहर निकल रहे लोग बोल रहे थे, पापा बोल रहे भाई तेरे लड़के ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी ये सब करने की, इतना नाम कमाने की क्या उसको भूख चढ़ी थी कि फ्रॉड कर दिया उसने। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही। तो वो 4 लोगों की बातों पे यकीन करते थे नहीं। जब आप साथ थे तो? नहीं, पापा मम्मी यकीन नहीं करते थे, लेकिन टॉर्चर, हमारे यहाँ सोशल टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है ना। मेरे को तो बताया नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं बताया कोई हमें ऐसे बोल रहा है। जिस दिन मेरा बैन हटा उस दिन मुझे सब चीजें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो तब जवाब देने का मौका आ चुका था। अब 2022 में जिस दिन मेरा बैन हटा, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैं सच बता रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ। कभी मम्मी पापा से मिलो, मौका मिले तो आप पूछना। मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं एवरेस्ट चढ़ने जा रहा हूँ। किसी को मेरे भाई को भी नहीं पता था। अच्छा, आपने किसी को नहीं किसी बताया को कि नहीं चढ़ने जा रहा हूँ? फिर आपने घर बता के गया मैं पशुपतिनाथ दर्शन करने जा रहा हूँ नेपाल। अच्छा, पशुपतिनाथ दर्शन करने। ठीक है, 20 तारीख को मेरा बैन हटा। शाम को 6 बजे मैंने परमिट लिया 20 तारीख को। 21 तारीख को सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ा काठमांडू एयरपोर्ट से और मैं सीधा बेस कैंप। उसी रात को 1:30 बजे मैंने क्लाइंब करना शुरू किया। कैंप 1 नहीं रुका, कैंप 2 रुका, एक दिन रेस्ट लिया, अगले दिन मौसम खराब, मतलब 2 दिन कैंप 2 रुका। अगले दिन मॉर्निंग में कैंप 3, रात को सोया। वहां पे ऐसी घटना हुई जो मुझे भी नहीं पता। क्या हुआ? कैंप 3 के अंदर मैं पहुंचा, मैं विदाउट एक्लेमेटाइजेशन क्लाइंब कर रहा था। रात को ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई बॉडी में। हाँ। और मेरे शेरपा ने फोन किया काठमांडू, और काठमांडू से फोन गया सीधा मेरे घर कि नरेंद्र इज नो मोर, कि ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लेवल रुक गया और इमरजेंसी हमें किसी से कांटेक्ट कराओ, उसको सांस नहीं आ रही है। और मैं उसके 5 मिनट के बाद में ऐसे फड़फड़ा के उठता हूँ और मेरे शेरपा दोनों मेरे सामने बैठे हैं। उनसे पूछता हूँ क्या हुआ दाई? दाई मतलब बड़ा भाई। उनको भैया क्या हुआ? अब वो मुझे देख के मेरी शक्ल देख रहे हैं, बोला कुछ नहीं हुआ, और मैं सो गया। सुबह मेरे शेरपा ने सवाल किया नरेंद्र फिट हो? हाँ बिल्कुल फिट हूँ। बोला चले? हाँ चलो। सबमिट करके आ गया, घर आ गया, मतलब बेस कैंप आ गया। बेस कैंप आने के बाद में हम लोग कॉफ़ी पीने लग रहे हैं। उन्होंने पता है, बोला कि आपके साथ घटना हुई पता है? हमको नहीं। बोला कि ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ, हमने आपके घर फोन कर दिया, आपके घर वाले बोले हमें तो पता ही नहीं कि वो वहां गया। आप तो बोला कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं किसी ने ऐसे फोन कर दिया होगा। अब भाई सुबह उठते मीडिया वाले मेरे घर। अब मुझे भी नहीं पता ये रिकॉर्ड बन गया है। मैं जो ही नीचे उतरा, मेरे मुंह से नाक से खून ही खून, ऑक्सीजन की लेवल गिर गया। कितना हो गया था ऑक्सीजन लेवल आपका? मतलब ये लगा लो कि ऑक्सीजन लेवल लो हो गया था। अच्छा, टोटली लो हो गया था कि ब्लीडिंग में से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। मैं बेस कैंप में पहुंचा तो मेरे हालात बुरे। बेस कैंप पहुंचते आते ही मैंने फिर सरेंडर कर दिया। मैं कहा अब हो गया, अब खून आए, मेरी आत्मा निकल जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मर तो उसी दिन चुका था कि 18 अगस्त को मेरी मौत हो गई थी। जिस दिन मुझे विवाद में लाया गया, जिस दिन मेरे साथ ये सारी घटनाएं हुई, उस दिन मैं मर चुका था। मेरा दूसरा जन्म है। यदि मैं एवरेस्ट चढ़ गया, सक्सेसफुली नीचे आ गया, तो मुझे उनके कमेंट्स के जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। कितने घंटे में कर लिया था आपने? 6 दिन में। 6 दिन में पूरा? टोटल कितने आवर की ट्रैकिंग करी? बेस कैंप से मुझे कैंप 1 लगे, कैंप 2 लगे लगभग 7 घंटे, और कैंप 2 से कैंप 3 लगे मुझे लगभग 8 से 9 घंटे, और कैंप 3 से कैंप 4 मुझे लगे 10 से 12 घंटे के बीच में, और कैंप 4 से समिट आना जाना 17 घंटे के आसपास। ओवरऑल 17 घंटे के आसपास। और फिर सीधा मैंने डिसेंड किया कैंप 2, रात को सोया, सीधा बेस कैंप। अब बेस कैंप आते मैंने सरेंडर कर दिया। अब हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा हूँ कब हेलीकॉप्टर आए। और नीचे आया तो मेडिकल चला मेरा, लगभग 1.5 साल इलाज चला। उसके बाद में मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया था। मतलब ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। कितने दिन तक? ये लगभग 20-25 दिन कंटिन्यूस। मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मॉर्निंग में मेरे पास न्यूयॉर्क टाइम का एडिटर क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर आता है, और मेरे को बोलता है कि आपकी स्टोरी करनी है ऐसे करके। मेरी कंपनी को बोला, एजेंसी को, उसने मेरे को बोला कि भाई उसको स्टोरी करना, हॉस्पिटल ही भेज दो, इससे अच्छी जगह खाऊंगे, यहीं बैठ के बात कर लेंगे। हम दोनों ने बैठ के बात की, और उस दिन की मैं न्यूयॉर्क स्टोन की फ्रंट पेज स्टोरी था। सारे अखबारों ने छापा, विवादित पर्वतारोही ने रचा इतिहास, अब के बार रियल में एवरेस्ट चढ़ा, फलाना ढिमकाना सब।
लाइक आपको प्रॉब्लम क्या क्या क्यों आपको ऑक्सीजन लेवल कम हुआ कि आपको ये बात एक्लेमेटाइज नहीं हुई बॉडी। बिल्कुल भी मैं सीधा बेस कैंप से मैंने सबमिट करा, लोग जो 45 दिन हम बैठे थे वो एक्लेमेटाइज हो ही नहीं पाई, बॉडी को पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ। तो इतना मोटिवेशन आया कहाँ से कि नहीं मुझे बनाना ही है रिकॉर्ड से? देखो कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताया ना कि कंट्रोवर्सी में मैं मर चुका था। नरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं जिसकी मतलब 2016 से पूरी मेहनत खत्म हो चुकी है, अब वो किसके लिए जिंदा है? ऑब्वियस सी बात है कि 2020 तक मैंने जो कमाया वो सब तो मिट्टी में मिल गया। मतलब मेरी सोशल इमेज, मेरी प्रोफेशनल इमेज वो तो खत्म हो चुकी है। मैं तो अपना दोबारा जिंदा होने के लिए एवरेस्ट चढ़ने गया था कि इनको ये तो बता दो कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मतलब मेरी जिद थी कि जीवन और मौत का तो कोई सवाल ही नहीं था। मतलब रिकॉर्ड का तो आपने कभी कोई सोचा सवाल ही नहीं रिकॉर्ड था के लिए तो मैं गया ही नहीं था कि लोगों को ये लगे कि ये प्री प्लान था। हाँ अभी मैं बताता हूँ, 20 तारीख को मेरा बैन खत्म हुआ। एवरेस्ट का सीजन 29 मई को खत्म हो जाता है, तो मेरे पास कितने दिन है? जिस हेलीकॉप्टर से गया था उस पायलट ने मुझे रास्ते में पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला एवरेस्ट चढ़ने। बोला पागल हो गए हो क्या? बोला होपफुली आई सी यू अगेन। ये उसने बोला। जब मुझे परमिट मिला तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जिंदा नहीं आएगा। ये वहां की अथॉरिटीज का कहना था, वहां के डायरेक्टर का, डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि जिंदा नहीं आएगा। 6 दिन में कैसे संभव हो सकता है कि एवरेस्ट चढ़ जाएगा? अब जब मैं 6 दिन में एवरेस्ट चढ़ के आया, मेरे छोटे भाई का, भूपेंद्र का मेरे पास कॉल आता है कि भाई बधाई हो। मुझको किस चीज़ की बधाई भाई? मैंने फ़ोन काट दिया। इसका दोबारा फ़ोन आया, बधाई हो किस चीज़ की? बोला विकीपीडिया ने आपका पेज बना दिया, गूगल ने आपका पेज क्रिएट कर दिया। उस दिन 256 अखबारों ने मेरे बारे में छापा। विश्व का ऐसा कोई अखबार नहीं था जिसने मेरे बारे में नहीं छापा। तो ये तो फिर आपके टीम लीड के ऊपर सीधा तमाचा था। हाँ, ये टीम लीडर के लिए ऊपर धमाचा था, ये नेपाल सरकार के ऊपर भी धमाचा था। और जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि ये सुसाइड कर जाएगा या फील्ड छोड़ देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, उन लोगों के लिए ये फुल स्टॉप हो गया था। और जो घर वालों को बोल रहे थे, घर वालों को तो वो तो अब कुछ बोल ही नहीं पाते। अब वो बेचारे ये जगह, जब मैं जाता हूँ तो ये जगह ढूंढते कि हम किस तरफ से लेफ्ट राइट लेके निकले। और ऐसे ही मेरे माउंटेनियरिंग फील्ड में है। उस दिन के बाद में लोग मुझे ये कहने लगे थे पर्वतारोहण का बदमाश है। अच्छा हाँ। आप किस नाम से फेमस हो? हाँ, अब कंट्रोवर्शियल माउंटेनियर के नाम से लोग बोलते हैं कि भाई ये विवादित आदमी था और इसने विवाद में आने के बाद में जो रिकॉर्ड तोड़े, अब उसको तोड़ना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। उसके बाद में ही मैंने डेनाली किया, उसके बाद में मैंने विंसन किया, उसके बाद में मैंने किलिमंजारो को फास्टेस्ट किया। बहुत सारे एक्सपीडिशन उसके बाद में ही किए। अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स मिले राम जी की कृपा से मुझे। M2 के ग्रुप ने मुझे स्पॉन्सर किया, अशोक सिंघल फाउंडेशन ने मुझे स्पॉन्सर किया, IPL बायोलॉजिकल ने मुझे स्पॉन्सर किया, आफ्टर दैट स्पार्क मिंडा ने मुझे स्पॉन्सर किया। कंट्रोवर्सी आपके लिए एक अचीवमेंट थी। करेक्ट। यदि देखो उस टाइम पे यदि मैं टूटता तो एक्चुअल ये हो जाता कि हाँ मेरे अंदर कमी थी, तो मैं टूटता ना। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जहां पर लोग पंखे से लटक जाते हैं वहां से हम वापिस लौट के आए हैं। तो हमें आप देख ही रहे थे सारी मौत। हाँ, वो तो आप देख ही रहे। लोग थोड़ी सी कुछ होते, लोग 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं उस फेज से वापस आया हूँ जिस चीज के लिए मैंने पूरे जीवन भर मेहनत किया था। हिंदुस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मुझे एडवेंचर का मिलने वाला था, वो छिन गया था। तो राम जी ने कुछ सोच समझ गए तो छीना होगा। क्या पता लाइफ के अंदर ये चेंजेस आने के लिए वो अवार्ड छीना गया हो। तो मैं तो हरदम कहता हूँ कि जिन स्थितियों से लोग घबरा के पंखे से लटक जाते हैं ना, सुसाइड कर जाते हैं, मैं वहां से वापस लौटा हूँ। माउंट विंसन का आप यंगेस्ट हो। हाँ जी, जिसने माउंट विंसन का नहीं, 7 समिट्स करने वाला मैं वाला। हिंदुस्तान का यंगेस्ट माउंटेनियर हूँ जिसने 7 समिट्स को कंप्लीट किया है। 29 साल कुछ महीने की एज में, करेक्ट मैं देख के बता पाऊंगा, लेकिन वो आप मेरे रिकॉर्ड्स में देखोगे तो मिल जाएगा। ये 30 साल कुछ दिन का रिकॉर्ड था, वो मैंने ब्रेक किया है। 7 समिट्स ये खत्म 4 साल पहले हो जाने थे। पहले कोविड की वजह से एक्सपीडिशंस रन नहीं हो पाए, उसके बाद में ये 2 साल जो रहे वो विंसन रन नहीं हो रहा था, इस वजह से 4 साल का गैप हो गया। इस फील्ड में भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है? किस टाइप की पॉलिटिक्स? कि जैसे आपने बोला कि हाँ मुझे मेरे टीम लीड ने ही नीचे खींच दिया, या गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है इसमें? नहीं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर इंडिविजुअल्स आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल्स तो कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग मुझे मतलब ग्राउंड में नहीं हरा पाए ना, वो साजिशें करके हराने की कोशिश कर रहे थे, बस इतनी सी थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन चीजों को मोटिवेशन बना लेगा और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, ये उनको नहीं पता था। विंसन वाला आपने कितने दिन में ट्रैक पूरा किया था? विंसन को मुझे लगे, मैं बेस कैंप में एक्लेमेटाइजेशन के लिए 2 दिन रुका। बेस कैंप से लो कैंप से हाई कैंप से समिट। टोटल एक्सपीडिशन में 5 से 6 दिन लगे। टोटल में 5 से 6 दिन लगे। इसमें यदि हम जोड़े तो एक्लेमेटाइजेशन के 3-4 दिन हम जोड़ लेते हैं। एज ए एथलीट
आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? लाइक मैं वर्कआउट वाले पार्ट पे हूँ कि क्या वर्कआउट करते हो आप, कि अगर मुझे माउंटेनियर बनना है या आपका पॉडकास्ट कोई देख रहा है, हाँ, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि हाँ ये वर्कआउट आप करो, या प्रेप ऐसे स्टार्ट करो इस चीज़ की कि हाँ एक माउंटेनियर इस एज से बनना स्टार्ट, जैसे आपने 8 साल की उम्र से वो चीज़ स्टार्ट करें? माउंटेनियरिंग और जो भी स्पोर्ट्स हैं, कई चीज़ें होती है जेनेटिकली, है ना, और कई ऐसा होता है कि आपके जीन्स ने अडोप्ट कर लिया हो इस चीज़ को। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी माउंटेनियरिंग कैरियर जो है वो मतलब मैंने काफ़ी एक्सपीडिशंस में फेस किया है। मुझे शायद यहाँ पे खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, लेकिन राम जी की कृपा से कभी पहाड़ में कुछ भी नहीं होता। मतलब ऑक्सीजन आपको पहाड़ों में ही मिलती है? पहाड़ों में ही मिलती है एक्चुअल में। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूँ कि पर्वतारोहण मेरा इश्क भी है और इबादत भी, क्योंकि वही मेरी पहचान भी है। तो पर्वतारोहण मेरी पहचान है, वो मेरा इश्क भी है और मेरी इबादत भी। मैं बहुत ज़्यादा पहाड़ों से प्रेम भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं कोई भी मेरा एक्सपीडिशन स्टार्ट करता हूँ उससे पहले पूजा करता हूँ, जो मैं किसी भी कंट्री में क्लाइंब कर रहा हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियोज़ उठा के देखोगे, वहाँ पे पहले पूजा सेरेमनी होगी, मैं तब स्टार्ट करता हूँ। मैं हरदम भगवान से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ आपके विश्वास पे, मैंने मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि आप झोली में छोटी सी अचीवमेंट मेरे डाल दो। यदि आप चाहते हो कि मैं काबिलियत से, मैं सब शिद्दत से करके आया हूँ और यहाँ तक आप लाए हो, तो 4 कदम और बचे, वहाँ तक भी ले जाओ। मतलब ऐसे कभी नहीं आया कि जिससे कि हाँ मैं पहाड़ चढ़ूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं हर पहाड़ को रिस्पेक्ट देता हूँ, जो 4000 मीटर का हो, चाहे 8848.600 मीटर का एवरेस्ट हो, मेरे लिए सब बराबर है। आपने जैसे अब प्रेप स्टार्ट करते हो आप, हाँ। जाने के लिए प्रैक्टिसेस करते होंगे, तो यहाँ पे रह के आप कैसे प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हो? मैं जब ग्राउंड वर्कआउट करते हो? मैं जब सिटीज में होता हूँ तो रनिंग और स्ट्रेंथ, लेकिन रनिंग और स्ट्रेंथ जब करता हूँ तब बारिश का सीजन पहाड़ों में होता है। अदरवाइज मैं अपनी सारी ट्रेनिंग पहाड़ों में करता हूँ, पहाड़ों में लोड के साथ में। लोड कितना? लोड ट्रैक करना 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो जाना, टेंट पिच करना, ओवरनाइट स्टे करना, है ना, वहीं पे ट्रेनिंग सेशन करना, आइस क्लाइंबिंग करना, रोप लगा के जुमारिंग करना, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, ये सारी चीजें वहीं करता तो क्या शेड्यूल होता होगा इसका? हूँ। मॉर्निंग 4 AM आप उठ जाते हो? उठ जाते हैं, और इसके अंदर शेड्यूल रखता हूँ नाइट भी, क्योंकि नाइट में क्लाइंबिंग करते हैं, तो उसी हिसाब से मतलब अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करके चलता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ूं, मेरी तरफ से कोई चूक ना रहे। मुझे स्पॉन्सर्स भी मिल गए हैं, सिलेक्शन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो मेरी तरफ से कोई कमी ना आए जिसकी वजह से मेरा एक्सपीडिशन पे इफेक्ट आए। जब आप एवरेस्ट चढ़ रहे थे तब आपकी डाइटरी क्या थी? क्या डाइट फॉलो करते थे आप? या आपने माउंट विंसन चढ़ा, हाँ, तब क्या डाइट थी? मैं अपने किसी भी एक्सपीडिशन के अंदर आज तक मैंने नॉनवेज नहीं खाया। आज तक लेकिन नॉनवेज तो कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। नहीं, ये गलत कहा किसी ने भी कहा है। भारतीय रसोई के अंदर सारी चीज़ें हैं। मैं सात्विक रहकर और बोलते हैं ना वेजिटेरियन रहकर मैंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और वो भी वेजिटेरियन होके, गूंद के लड्डू खा के, सत्तू खा के मैं पहाड़ चढ़ा हूँ। जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज चढ़ के अलग ही एनर्जी आती, नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने सत्तू का सुना होगा, एक ट्रेनर हैं, हाँ, और अच्छे कोच हैं, हाँ, नितेश सुनी, वो भी यही कहते हैं कि हाँ सत्तू से बॉडी बनती है, लेकिन मार्केट में, फिटनेस इंडस्ट्री के मार्केट में उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। और आज आप भी कह रहे हो कि हाँ मैं सत्तू खा के, वैसी बात है। ऐसा धरती का कोई प्रोटीन, माँ के दूध से बढ़ के आज तक कोई प्रोटीन नहीं है। यदि आपने माँ का दूध बचपन में पिया है, उससे बड़ा कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है। उसके बाद में यदि हम आते हैं तो दाल हुई, पनीर हुआ, दूध हुआ, घी, इससे बड़ा प्रोटीन सोर्स किस चीज़ में है? आप एक जीव को काट के आप फ्रोजन कर दिया आपको 15 दिन तक, और 15 दिन के बाद में आप उस चीज़ को खा रहे हो, कैसे आपको प्रोटीन देगा? उसके अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ये आजकल आप देखते होगे ना, इंस्टेंट डेथ हो रही है, अनसुनी बीमारियां आने जिनका कभी नाम ही नहीं सुना, वो सारी वहीं से पनप रही हैं। आदमी मर जाता है, उसको 4 घंटे तक घर में नहीं रखने देते, जल्दी जलाओ इसको, नक्की करो, है ना। लेकिन एक मरा हुआ मुर्गा फ्रिज के अंदर पिछले 7 दिन से रखा है और उसको काट के खा रहे हैं, बोले वो हो भाई प्रोटीन मिल गया। नहीं है। हमारी भारतीय रसोई के अंदर सारे प्रोटीन, सारी गुणवत्ताएं मौजूद हैं। और मेरा ऐसा मानना है, और मैं ऐसा फील भी किया है, यदि आप वेजिटेरियन हो, आप सात्विक हो और आप भगवान में आस्था रखते हो, तो आप कोई भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप सात्विक हो, शुद्ध हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप पॉजिटिव वाइब्स के कनेक्शन में रहोगे।
ये तो हमारे लिए है ना। हाँ अगर मैं हिंदू रिलीजन या सनातनियों के लिए बोलूं, हाँ ये उनके लिए है। और लोग भी तो नॉनवेज खाते ही हैं, प्रोटीन लेते ही हैं। हाँ आप जैसे जाते हो समिट्स पे, जाते हो आप अपने ट्रैक्स पे जाते हो। हाँ, मेरे साथ में अंग्रेज, मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि मेरी एक वीडियो आप विंसन की देखोगे तो मेरे दोनों गाइडों ने हिम्मत लगा दी कि इसके लिए कोई वेजिटेरियन चॉकलेट ढूंढ दे। नहीं, उन बेचारों को नहीं मिला, सिर्फ एक दाल चावल का पैकेट मिला। हर चीज में एग इंक्लूड। वो मेरे लिए खोजते थे यार, इसमें एग नहीं है तो ये खिला देते। आप कैसे सरवाइव करते हो फिर? अगर मैं घर से अपने गूंद के लड्डू लेके जाता हूँ भाई, ड्राई फ्रूट लेके जाता हूँ, और मैं मेडिटेशन का लेवल, मैं ये मानता हूँ यदि आप मेडिटेशन का इतना लेवल है और आपने यदि सनातन संस्कृति को समझा है, हमारे कितने सारे ऋषि मुनि कितने वर्षों तक तपस्या करके बिना पानी के जिंदा रहे हैं, हमने कितना पढ़ा है कि हम 8 दिन का एक एक्सपीडिशन, ड्राई फ्रूट, और तुम्हें ड्राई फ्रूट, पानी और फ्रूट्स मिल रहे हैं, तब आप जिंदा नहीं रह सकते, कैसे संभव है? मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट खा के अपने यहाँ से गूंद के लड्डू ले जाता हूँ, सत्तू ले जाता हूँ, गर्म पानी में घोल के पी लिया, उससे ज़्यादा एनर्जी मेरे को तो नहीं आती। मैंने तो सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड वेजिटेरियन होके तोड़े हैं। जिन गोरों ने मांस खा के रिकॉर्ड बनाए थे, हमने वेजिटेरियन होके तोड़े हैं। और वो ऐसा मानते, वो कहते भी हैं आप नॉनवेज नहीं खाते हो, फिर आप कैसे? फिर मैं उनको बोलता हूँ कि ये सिर्फ मानसिकता बन गई है लोगों की कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। लेकिन जब हम पीछे जाएंगे ना अपने, तो प्रोटीन, एक्चुअल में प्रोटीन का मीनिंग अलग है। अब यदि हम प्रोटीन की बात करें फिर विवाद हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो, है ना। अब ये प्रोटीन सप्लीमेंट के डब्बे हैं, है ना, जिस चीज के ऊपर सील लग गई, पैक हो गया, आप उसके ऊपर एक्सपायरी, जिस चीज की एक्सपायरी ही बन गई है, आप भारत जैसे देश में रहते हो जहाँ अनेकों प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, कितने सारी मतलब ऐसी गुणवत्ता वाली चीजें होती हैं, शहद ले लो, कितनी सारी गुणवत्ता वाली चीजें, और फिर हमें पैक डब्बा खाना पड़ रहा है। तो ये तो विडंबना हो गई ना देश की। हम देखें ड्राई फ्रूट्स क्यों आप बोलते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन के अंदर ये सारी गुणवत्ता है, यदि आप उन चीजों का इंग्रेडिएंट्स उठा के देखोगे ना, तो वो हमारी सारी चीजें वेजिटेरियन में है भाई। लेकिन वो ना माहौल बना दिया है दिखा दिखा के कि ओहो ये खाने से ऐसे होगा, ये खाने से ऐसे होगा, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। कमी जितनी कंपनियों में नहीं है, जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया। हाँ भाई, इसी में जान है। अब एक चम्मच खा के आप मोटिवेट होके जा रहे हो, हाँ जी आज एनर्जी, ये गलत है। उसी के अंदर आप एक गाय का घी के चम्मच गर्म दूध के अंदर डाल के पियो, थोड़ी शिलाजीत डालो, थोड़ा सा केसर डालो, मैं देखता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप यदि उस एथलीट से ज्यादा नहीं दौड़ जाओ तो मैं फील्ड छोड़ दूंगा अपनी। गर्म नहीं करेगा वो? गर्म कैसे करेगा? यदि आपको ग्राउंड में पसीने बहाओगे तो कैसे गर्म करेगा? क्या गर्म वो नहीं करेगा कि कटी हुई चर्बी को आप पीस के खिला रहे हो और आपको ये नहीं पता इस डब्बे के अंदर पैक क्या? आपने देखा था क्या आंखों से उसमें क्या है? नहीं देखा ना, हमने सिर्फ विश्वास किया। लोग तो कहते हैं ना कि दूध को बहुत ज्यादा ड्राई होने के बाद फिर उससे प्रोटीन बनता है, वो होता तो मिल्क ही है। कौन सा प्रोटीन होता है ऐसा बना हुआ जो डब्बे के अंदर प्रोटीन आते हैं? और भारत के अंदर सूखा दूध खाना ये भी एक विडंबना नहीं है? क्यों भाई सूखा दूध क्यों, क्या अवेलेबल नहीं है? लेकिन हम ढूंढते नहीं है ना। हम ये सोचते हैं कि एक चम्मच से यदि इतने की भरपाई हो रही है तो हम क्यों खोजें, क्यों करें? और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार की हो रही है कि लोगों के अंदर वो भर दी गई है। मैंने जिस दिन सोशल मीडिया का जमाना मेरी आंखों के सामने आया था, मैंने उस दिन खुद से ये प्रॉमिस किया था मैं कभी भी सट्टे को, जुए को, गलत चीजों को या स्टेरॉइड्स को, इन सब चीजों को कभी प्रमोट नहीं करूंगा। अगर आपके पास कोई अच्छी स्पॉन्सरशिप आती है, हाँ, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बनाते हैं, हाँ, आप मना कर दोगे? मैं बिल्कुल मना अगर करूंगा। आपको अच्छी डील देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। किस लिए करना है? नहीं करेंगे, नहीं प्रमोट करोगे, नहीं करेंगे। वेजिटेरियन प्रोटीन्स कितने हैं दुनिया भर के, क्यों नहीं बन रहे? आप देखो ना, आप जाओ ना आयुर्वेद में, मिलेंगे आपको चीजें। लेकिन लोगों के पास आयुर्वेद में जाने का इतना समय नहीं है ना कि वो आयुर्वेद जितना रिजल्ट उनको इन सब चीज़ों से मिल रहा है, जितना फास्ट रिजल्ट मिल रहा है, वो स्लो रिजल्ट पे क्यों जाएंगे? हाँ, तो यही भी एक सोचने की चीज़ है। फास्ट रिजल्ट और स्लो रिजल्ट में भी एक फर्क है ना। इंस्टेंट आपको क्या दिया, आप बीमार हुए, आपको दवाई दी, आप ठीक हो गए, वो क्या है? स्टेरॉइड है ना। स्टेरॉइड है ना, मानते हो ना इस चीज को? मानता हूँ, हाँ। और बिना स्टेरॉइड के आपको खांसी हुई, आपने कब सिर्फ ली, आप सुबह प्रॉपर बोल रहे हो, हाँ। लेकिन आपको खांसी हुई, आप शाम को जिंजर चबा के सो रहे हो, 3 दिन में रिकवरी हुई, वो नेचुरल रिकवरी हुई। तो यही चीज हम लोगों को, यही हमसे जो अटैच लोग, हम उनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शाकाहारी बन जाओ। लेकिन आप एक चीज देखो ना कि कम एज, लाइक 20 साल का लड़का होगा, 22 साल का लड़का होगा, उसे अपनी बॉडी पे कुछ चीज़ें करनी है तो वो सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेगा, ना कि वो फिर आयुर्वेद और घर की चीज़ों पे जाएगा, क्योंकि उसे तो अपनी फिजिक दिखानी है या उसे कुछ चीज़ अचीव करनी है। क्या मैं एज अ बॉडी बिल्डर या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंब कर सकता हूँ?
क्यों नहीं कर सकते हो यदि आपने स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं तो? नहीं लिए हैं तो, अगर लिए हैं उसके बाद आप निपट जाओगे, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। क्योंकि आपने स्टेरॉइड्स इस लेवल के लिए हैं, आपके लंग्स उतने प्रिपेयर नहीं है। आप 500 किलो उठा रहे हो, इट्स ओके। आप फील्ड के अंदर मैराथन दौड़ने वाला, अल्ट्रा मैराथन दौड़ने वाला पहाड़ों के अंदर घुटने टिका देता है। कितने भी बड़ी बॉडी बिल्डर आप, कितने भी आपने कुछ भी किया है, एक माउंटेनियरिंग एक अलग फेस है, उसको हम किसी स्पोर्ट से जोड़ नहीं टीम के अंदर बैठ के, एसी के अंदर हम बैठ के कुछ भी करें, इंडोर गेम है, आप कर लोगे। लेकिन वहां पे 4 सिचुएशन, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और खाना और फटीग, इन चारों चीजों से आपको दिन रात लड़ना है। आपको एक दिन स्टेरॉइड्स नहीं मिलते तो आप अगले दिन तो कंपन आ जाता, आप कहते हो मेरे को 10 किलो नहीं उठ रहा क्योंकि आज प्रोटीन नहीं लिया। तो वहां प्रोटीन कहां से लाओगे आप? फिर आप कैसे मैनेज करते थे? जैसे मैंने बताया ना कि मैं फुली नेचुरल डाइट लेता हूँ। सत्तू मेरे लिए प्रोटीन है भाई। प्योर प्रोटीन है सत्तू? हाँ, प्योर प्रोटीन है, उसमें क्या कमी? डाइजेस्ट करने के लिए आपकी ताकत चाहिए। आप मारो ना डंड, सुबह उठ के 200 डंड मारो, क्यों नहीं पचेगा? हमारे बूढ़े बुजुर्ग खा के हल जोतते थे, घी पी जाते थे 1-1 किलो, उन्होंने कभी प्रोटीन खाया था क्या? लेकिन कुछ रिसर्च बताती हैं या कि घी भी नहीं खाना चाहिए, आपके हार्ट के लिए सही नहीं होता। हाँ, ये बनाई गई है ना, सब मैनोपली है कि कैसे लोगों को मतलब नेचुरल चीज़ों से हटाकर और डब्बागिरी में लाया जाए। उनका सामान बिकेगा कब? तब लोगों को ऐसी चीज़ें समझाई जाएगी। आप देखो कि जिस व्यक्ति ने घी खाया है वो कितने प्रतिशत लोग मरे हैं, और कितने बच्चे ऐसे मैं दिखा दूंगा जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, उनका जीवन, उनकी पर्सनल लाइफ तक डिस्टर्ब हुई है। मेरे साथ में स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनकी पर्सनल लाइफ तक डिस्टर्ब हुई है, उनको किडनी फेलियर हुई है, उनको ऑर्गन फेलियर हुई है, उनकी डेथ हुई है। उनको यदि 1 किलोमीटर कुत्ता पीछे दौड़ जाए तो बैठ जाते, कुत्ता बेशक खा जाए लेकिन वो दौड़ नहीं सकते हैं। तो आपकी माउंटेनियरिंग जो स्पोर्ट है उसके अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं? हाँ, या क्यों नहीं, फॉरनर लेते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं? हाँ, फॉरनर स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा हैं। लेकिन वो कैसे कर लेते हैं फिर कोई भी ट्रैक कंप्लीट? इसीलिए तो वो एक्सपीडिशन कंप्लीट नहीं हो पाते, उनके फेलियर क्यों होते हैं, यही तो कारण है ना। कितना परसेंटेज है फेलियर का? एवरेस्ट में 3:2 है। 3:2 है। हाँ, आप किसी भी एक्सपीडिशन में जाओगे, अभी विंसन में था, हम 8 लोग चढ़ पाए, बाकी नहीं चढ़ पाए। क्यों? उनके आप गिव अप कर रहे हो, उसके पीछे कोई कारण तो है ना, आप उसको जानना ही नहीं चाह रहे हो। यार आप ट्रेडमिल पे दौड़े, आपने इतना प्रोटीन लिया, आप इतने दौड़े, आपने कैलकुलेशंस की और आप आगे पहाड़ चढ़ने, है ना। अब आप उन चीज़ों को आप कंटिन्यू कब कर पाओगे? आपकी बॉडी तो अलो नहीं कर रही है ना आपको। देखो, आपने इंस्टेंट चीज़ ली, आपको असर किया, आप चल पड़े, पहाड़ में तो ले लिया तो वैसे ऑर्गन फेलियर से मर जाओगे। तो उसके लिए तो आपको नेचुरल जाना ही पड़ेगा ना। अब अचानक से आपकी शरीर दाल भात कैसे पचा लेगा वहाँ, क्योंकि आपके शरीर को तो आदत है। तो उन चीज़ों को समझना चाहिए। और हमारा यूथ इन चीज़ों में जो इंस्टेंट रिजल्ट है ना कि 4 दिन डंबल मारे, ये डोले बाहर आ गए, ऐसा नहीं है भाई। आप फ्यूचर को समझ के चलो, और फ्यूचर को आप समझोगे तो आप आयुर्वेद को भी समझोगे, आप एक्चुअल में आपको खाना क्या चाहिए वो भी समझोगे। लोग बोलते हैं कि घी से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आप घी खाओ और 500 डंड पे लो, करवाओ स्टेरॉइड चेक। आप पसीना बहाते नहीं, घी खा के सुबह ऑफिस में बैठ रहे हो, 8 घंटे बैठ के आ रहे हो, तो भाई कैसे पचेगा? डाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। फिर हम जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि ये चीज खाने से ये इतना होगा, तो फिर हम उस वैल्यूज पे चले जाते हैं, है ना। आप सफेद चीनी छोड़ो, आप गुड़ खाओ, आप खांड खाओ, आप बूरा खाओ, और मैं देखता हूँ कैसे आपकी शुगर बढ़ती है। आप व्हाइट शुगर ले रहे हो, आप शुगर को 100 तरीके से ले रहे हो। जितने भी पैक जूस आते हैं, आप क्या सोच रहे हो इसमें कितना शुगर लेवल होगा? कोल्ड ड्रिंक्स में कितनी शुगर होती है, लेकिन उसमें तो फिर कोई ज्ञान देने वाला कोई नहीं आता। आप सच में कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लोगे? नहीं लूंगा। कोई एक बढ़िया डील मिलती है आपको, चाहे कितनी भी बड़ी डील हो, आप नहीं प्रमोट करोगे? नहीं करेंगे। आप अपने कल्चर और अपने फूड को ही प्रमोट करोगे? फूड को ही प्रमोट करेंगे। बात फूड को प्रमोट करने के साथ साथ में ये भी ना कि हम यूथ को क्या दिशा और दशा दे रहे हैं। तो यूथ तो आजकल किसी से एडवाइस लेता ही नहीं है ना, उसके लिए तो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म। हाँ, तो इसीलिए मैं उनका भागीदार नहीं बनना चाहता ना। मैं भी तो एक कड़ी जुड़ जाऊंगा ना, यदि मैं भी तो उस चीज को प्रमोट करा तो मैं भी तो एक कड़ी हूं ना उसका। लेकिन मैं खुद खा नहीं रहा हूँ, दूसरे को खिला रहा हूँ। फिर ऐसी कंपनीज प्रमोट क्यों करती हैं? लोग करते होंगे, उनका खुद का अपना पर्सनल उनसे कुछ अटैचमेंट होंगी, पर्सनल कुछ स्वार्थ होगा, वो करें। लेकिन हमसे जो जुड़ेगा हम उसको सीधा रास्ता बताएंगे कि ये सीधा रास्ता है। मेरे गुरुजी ने मेरे को पहले ही सिखाया था कि जीवन में किसी को सलाह देना या मत देना, लेकिन उसको गुमराह मत करना। माउंटेनियरिंग मेरे से कोई भी पूछता है, मैं सीधी सीधी जवाब देता हूँ।
भाई ये सब करना पड़ेगा, आपको तैयार हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, मत सोचना। कितना टाइम लगता है तैयारी में? माउंटेनियरिंग का यदि आपको प्रॉपर तैयार होना तो आप कोर्सेज करो सबसे पहले। कोर्सेज में आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपने बताया आपने बेसिक कोर्स किया था। हाँ। किस एज में किया था आपने बेसिक कोर्स? 2012 में मैंने बेसिक कोर्स किया और उस टाइम मेरी एज रही होगी 18 साल। 18 साल। हाँ। बेसिक कोर्स में क्या क्या कंप्लीट किया था आपने? बेसिक कोर्स में मैंने स्नो, आइस और रॉक तीनों टेक्निक्स के बेसिक सीखे, एडवांस में इनके एडवांस सीखे। सर्च एंड रेस्क्यू में कैसे कोई पहाड़ में लापता हो जाए उसको कैसे ढूंढा जाए और कैसे बचाया जाए, रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में सीखा। फिर रेस्क्यू कोर्स मैंने फ्रांस से भी किया। वहाँ इसमें भी ये लोग डाइट प्लान बताते हैं? इसमें भी डाइट प्लान बताते हैं कि मेरा रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान ये है, नॉनवेज ऐड ऑन होता है? हाँ, नॉनवेज खाते हैं वहाँ लोग। तो फिर आप कैसे बैलेंस करते हो? मैं दाल खाता हूँ। आप दाल खाते हो? हाँ, घर से घी लेके जाता हूँ, घी डाल के खाता हूँ। और एक्सरसाइज क्या क्या कराते हैं ये लोग? एक्सरसाइज वहाँ पे सारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज होती है, लोड के साथ क्लाइंब करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग और रनिंग। ज्यादातर मतलब रनिंग कितना लगभग 10-12 किलोमीटर डेली। 10-12 किलोमीटर डेली। और फिर मतलब फिटनेस लेवल तो बहुत मतलब कोर्स में यदि आपको ए ग्रेड आ गया तो ये समझ लो कि आपसे बहुत मेहनत कराए। आपको कितने ग्रेड्स हैं? मेरे सारे ए ग्रेड्स, हर कोर्स में ए ग्रेड। मतलब आप बहुत पैशनेट हो। हाँ। इस चीज के लिए। वो बताया था ना, पापा जी ने सिखाया था किसी भी चीज में जाना है तो तय तक जाना है। कैसा लगता है माउंटेन में जाके? मतलब माउंटेन्स में जाके मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उस चीज़ के बहुत करीब हूँ जिस चीज़ के लिए मैं वर्षों से प्रयासरत हूँ। और माउंटेनिंग मुझे एक्चुअल में सुकून देती है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अब थक गया हूँ, घर जाना चाहिए, ऐसा नहीं। मेडिटेशन कितनी पावर देता है वहाँ जाने के बाद? मेरे हिसाब से कि जब सारी पावर्स खत्म हो जाती है तो मेडिटेशन ही साथ देता है। गिव अप यदि माइंड में नहीं आ रहा ना तो मेडिटेशन से कोई बड़ी ताकत नहीं। कभी आया? नहीं, कभी भी नहीं। इतने डेथ्स देखने के बाद? कभी भी नहीं। एवरेस्ट पे चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी, वहीं नहीं डरे हम। वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या होगा? खुद का एवलांच में फंसना? हाँ, वो भी एक एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा कंट्रोवर्सी। और मैं यदि मेरे बेस्ट एक्सपीडिशन की बात करूँ तो माउंट डेनाली जो अलास्का के अंदर है। क्या एक्सपीरियंस है उसका? मतलब मैंने डेनाली और विंसन जब क्लाइंब किया तो मतलब जो डेंजरस माउंटेन है उसको मुझे क्लाइंब करने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि माउंटेनियरिंग की एक्चुअल क्वालिटीज आपकी वहीं पता चलती है। कमर्शलाइजेशन, एवरेस्ट जाओ आप, फुल कमर्शियल है ना। जहाँ पे बात आई अल्पाइन स्टाइल, खुद वजन उठा रहे हो, खुद खाना बना रहे हो, खुद टेंट लगा रहे हो, खुद सब काम कर रहे हो, तब आपको पता चलता है आपने आज तक तो विंसन में भी आपने खुद ही किया होगा सब खुद। कितना वेट लेके जाते थे आप ऊपर से? विंसन के पास टाइम पे मेरे पास लगभग वेट था 72 से 73 किलो। 72 से 73 किलो स्लेज के अंदर और कमर पे। फिर स्लेज हमारी लो कैंप में रुक जाती, फिर वो वेट डिस्ट्रीब्यूट होके कमर पे। टेंट है, खाना है, ब्यूटेन गैस है, सब चीज़ें। पानी कैसे मैनेज करते हो कि इतना पानी लेके जाना है ऊपर या वहीं पे गर्म करना फिर पीना? नहीं, हम ब्यूटेन गैस से पिघलाते हैं आइस को। इजी होता है आग जलाना? नहीं, इजी तो नहीं होता। आग जलाना तो इजी है लेकिन पानी बनाना बहुत मुश्किल है। कितना टफ है पानी बनाना? जैसे हम लोग ये सोचे कि अभी ये लो तुरंत पानी गर्म, वो संभव नहीं है। जाना पड़ेगा टेंट से बाहर, आइस लानी पड़ेगी, फिर वो मेल्ट होगी, फिर उसको थर्मस में डालना है, फिर उसके बाद में नॉर्मल होने देना, फिर पिया जाएगा। मतलब ये प्रोसेस, यदि आपको आप पानी पीने सोचना है तो उससे पहले 2 घंटे पहले प्रिपरेशन कर लेनी है। 2 घंटे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है? करेक्ट। नॉर्मल आग तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि खाना और उस टेम्परेचर में बॉयल हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो ज़्यादातर तो कोल्ड, इतना फ्रीजिंग कोल्ड होता है कि नेगेटिव है टेम्परेचर, तो गैस चलती रहती है, ये नहीं पता चलता कितना पानी बन गया है। धीरे धीरे कोई थोड़ा बनना शुरू होता है, फिर जाके ऐसा लगता है हाँ अब आधा कप हो गया, तब तक पी लेते हैं, बाद में बात देखेंगे। ऐसा मतलब काउंट करके चलना पड़ता है। हाँ। एक पानी की, हाँ भाई इतना मैंने पिया। फिर मैं एकदम अपनी स्ट्रेटेजी रखता हूँ, मैं अपने थर्मस के अंदर पानी रखता हूँ। जब भी मैं पानी गर्म करता हूँ पहले अपने बर्तन के अंदर पानी डालता हूँ, फिर आइस डालता हूँ कि पानी जब गर्म हो जाता है तब आइस डालता हूँ कि जल्दी पिघले। ये हरदम से स्ट्रेटेजी अपनाते हुए आया हूँ मैं। ये सारे लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते होंगे? नहीं, सबका नहीं पता मुझे। आपने किसी को देखा होगा कि जो किसी और तरीके से कोई और प्रोसेस या कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो? मैंने नहीं देखा, क्योंकि सबके अलग अलग टेंट होते हैं, सब अलग अलग करते हैं। तो कितना पानी पी लेते हो आप एक कैंप से दूसरे कैंप तक? मतलब एक दिन की कंजप्शन पूछ रहे हो? मेरी 5 से 6 लीटर है माउंटेन्स में। और नॉर्मल डेज में 8-9 लीटर। और प्रोटीन इंटेक?
प्रोटीन इनटेक आज It's not तक about the protein intake, it's like कि हाँ जो आपको एनर्जी दे वो फूड आप कितना कभी काउंट नहीं किया। कभी काउंट नहीं। हाँ, चूरमा, घी, ये मेरी दिनचर्या है। चूरमा और घी, हाँ, ये दिनचर्या। रेगुलर आप। हाँ, मतलब घी दूध और ये सब, मतलब ना खाऊं तो खाना अधूरा है। लेकिन वहाँ कैसे लेके जाते हो? वहाँ गूंद के लड्डू हो गए, सत्तू हो गए, इन सब चीजों से काम टूट चला। जाता होगा गूंद का लड्डू तो। हाँ, यहाँ बहुत कड़क तोड़ना होता है पड़ता, ऐसे एक से तोड़ना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे आप तोड़ के। हाँ, तोड़ के खाते हैं। तो आपको यूरिनल्स जाना होता होगा तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें ट्रैक्स के ऊपर? बिल्कुल सही सवाल किया है। अब माउंटेन्स में मेरे साथ वाले जो थे वो ज़्यादातर कम पानी इसलिए पीते थे कि रात को टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और रात को ऊपर से थोड़ा सा मन में ये भी होता है यार, डर लगता है बाहर नहीं निकलना, और रात को गलती से फिसल के कहीं गिर गया तो कोई संभालने वाला, ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं होगा बाहर। इस वजह से लोग कम पानी पीते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डिहाइड्रेशन से बचना है तो वाटर इनटेक तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि पहाड़ों में जाके शरीर कम डिहाइड्रेट होगा, वो तो उतना ही होगा। आप मेहनत ग्राउंड से 2 गुना कर रहे हो, पानी आप ग्राउंड से आधा पी रहे हो तो गलत है। मेरे को कभी भी डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होता माउंटेन्स में। मुझे थोड़ा सा भी फील होता है ना कि आज मेरे को डिहाइड्रेशन फील हो रहा है तो मैं तुरंत सबसे पहले पानी पीता हूँ। रात को 2 बार उठना पड़े मुझे टॉयलेट के लिए 3 बार, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं जाता हूँ। और हमारे अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में एक येलो कलर के, आप मेरे वीडियोस में देखोगे फ्लैग लगे हुए हैं, उनको पी होल्स का नाम दिया हुआ है। यदि आपको टॉयलेट जाना है तो आप पी होल्स में जाओगे। इन केस उन दोनों फ्लैग्स की दूरी के बीच में आपको वॉशरूम जाना है तो अपनी पी बोतल में जाओगे। वो आपको कैरी करनी पड़ती है? कैरी करनी पड़ेगी साथ में। आपका जो ह्यूमन वेस्ट है, आप ऐसे नहीं है खुले में कहीं भी जाके अपने लघु शंका कर रहे हो वाह, ऐसा नहीं है। इसीलिए अंटार्कटिका बहुत सुंदर है। सेम एवरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, एवरेस्ट में ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा है नहीं, एवरेस्ट में ऐसा नहीं है। और आप देखे होगा आए दिन न्यूज़ आती है एवरेस्ट पे इतना कूड़ा है, इतना करकट है। कारण है उसके पीछे, क्योंकि वहाँ पे जो हैंडलिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, वो उन चीज़ों पे गहनता से वो नहीं करे। लेकिन इस टाइम पे पॉपुलर भी बहुत है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनके साथ रूल भी तो बनाए। मैं डेनाली गया था, मैं खुद के साथ बीती हुई बताता हूँ। हमने अपना सामान डंप किया, दबाया, वहाँ पे कैश करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सामान को कैश करके ऊपर जाना पड़ता है आते वक्त। अब जो मुझे आते वक्त इस कैंप में खाना खाना, मैं ऊपर ढोके थोड़ी ना ले जाऊँगा, कैश करूँगा। तो वहाँ पे झंडा लगाया, हमने सामान कैश किया, और क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में बर्फ़ पिघली और वो सामान ऊपर आ गया। और हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स ने क्या किया कि ड्राई फ्रूट के वो फाड़ दिए और वह बर्फ़ पे फैल गए। नेशनल पार्क्स वालों ने मेरे ऊपर $150 जुर्माना कर दिया उसके लिए। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी गलती है। अगले दिन मैंने उसको और गहरा दबाया और उस पर पूरा कवर करके रखा। लेकिन मुझे वहाँ से एक सीखने को मिला, और मैंने अपने कई सारे पॉडकास्ट में बोला भी है, कई इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि यदि सीखना है ना तो एक बार डेनाली और विंसन जरूर जाओ। अथॉरिटीज़ के बारे में यदि सीखना है तो एक बार नेपाल सरकार एक बार सोचे तो सही, वो इतना सुंदर क्यों है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारा सुंदर रहे। कॉमर्शियल है लेकिन सुंदरता के साथ खिलवाड़ नहीं। वो परमिट रद्द कर देते हैं डायरेक्ट। आपका कभी हुआ परमिट रद्द? नहीं, या सिर्फ मेरे को सीधा उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ है जी, आपको फाइन है। मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ जी मेरी गलती है, मैं स्वीकारता हूँ। शायद मैं कम दबा पाया क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इतना बहुत रहेगा, सफिशिएंट है। तो मेरे को ये नहीं पता था एकदम से इतना सन निकलेगा, क्योंकि अंटार्कटिका और अलास्का में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। सनराइज जितनी गहरी थी वो पिघल गया, और जो हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स है उनको स्मेल आई, उन्होंने खा लिया। हुआ कुछ भी नहीं, बस 2-4 काजू बादाम बाहर निकले। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था, यदि इसके अंदर गलती से सब्जियां होती, इसके अंदर गलती से चिकन होता, इसके अंदर गलती से सॉसेज होती, तो तुम तो पूरी बर्फ गंदी कर देते। तो ये उनका कहना था। गलती से ह्यूमन वेस्ट वाली पैकेट फाड़ देते तो ये वो सारा मैंने गंदा हो एक्सेप्ट जाता। किया, लेकिन मेरे लिए वो एक लर्निंग प्रोसेस बना कि ऐसा भी होता है, तो ये करना भी चाहिए। यदि मैं मानता हूँ कि एवरेस्ट में भी ये चीज़ हो जाए ना, मैं ये कह सकता हूँ वहाँ पे तादाद कम होगी, लोग कम आएंगे, लेकिन बड़ा साफ सुंदर रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड भी एवरेस्ट ही है, सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड भी एवरेस्ट ही है। ओके, डेड बॉडीज कितनी सारी, ग्रेवयार्ड है वो। कितना सारा गंद है, लोग ऑक्सीजन बोतल यूज कर रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं। आपने कितना टाइम स्पेंड किया था एवरेस्ट में? टॉप पे टॉप पे मैंने 2016 में 8 से 10 मिनट और 2022 में पूरा 1 घंटा। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कैसे बताओगे कि कोई कुछ फील किया आपने, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ डर कि कुछ है यहाँ पे, इतनी डेथ्स हैं, इतनी डेड बॉडीज हैं, कि एक सन्नाटा सा होता है? होता होगा, लेकिन मैं तो
हनुमान जी का, बजरंगबली के। हाँ हनुमान जी का सेवक हूँ। आपकी किसी कलीग से सुना हो आपने? हाँ, किसी लोग friend से बताते हैं कि सुना हो? टेंट के बाहर से नमस्ते नमस्ते, क्योंकि नेपाल में एक बहुत फेमस वर्ड है नमस्ते। अंग्रेज सबसे पहला शब्द यदि कुछ सीखते हैं वो सीखते हैं नमस्ते। तो कुछ लोगों की डेथ हुई है, वो बोलते हैं कि टेंट के पास आके नमस्ते नमस्ते बोलते हैं। पता नहीं मनगढ़ंत कहानियां हैं या ऐसा है भी, मतलब आप लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि डेड बॉडीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज होती होंगी, लेकिन हमारे पास क्या करने आएंगी। Obviously, आपको हम कभी हनुमान impact चालीसा ही नहीं पढ़ने है, वाले लोग हैं। आपको कभी इम्पैक्ट ही नहीं करी ये हाँ, सारी चीजें? कभी की भी नहीं। एक मेरा क्वेश्चन था कि माउंटेनियर के जो रियलिटी चेक्स होते हैं, जब हम शेरपा की बात कर रहे थे, क्या होता है बैकग्राउंड, कि कैसे ये लोग लोगों को बनाते हैं कि हाँ तुम सही ट्रैक पे आ रहे हो, फिर उसके बाद छोड़ के चले जाना, और पीछे क्या होता है इनके कि ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया आपने, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। भी होते हैं, कुछ हिडन बातें भी होती हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाती, लेकिन ये बताऊंगा, ये मिस्ट्री है एक। आप लोग एवरेस्ट पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की डेथ होती है। बीइंग ए पेरेंट्स, यदि मैं आपका बच्चा हूँ और मेरी डेथ हो जाती है, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा अथॉरिटीज को कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी लौटा दो, है ना। दूसरा कोई सवाल नहीं होगा। मरने का कारण आप पूछते नहीं हो और आपको कोई बताएगा भी नहीं। अब कौन उसको छोड़ के भागा, कौन ऑक्सीजन नहीं दिया। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो मिलते हैं, एजेंसीज की बता रहा हूँ, एक व्यक्ति को 5 सिलेंडर लगते हैं, ठीक है। अभी हैंडलिंग एजेंसी ने बोल दिया कि तेरे 5 सिलेंडर पहुंच गए हैं, ऊपर जाके पता चलता है तेरे 3 ही आए। ये होता है। हाँ, तो किराने की दुकान तो है नहीं, आप बगल से जाओगे परचेज कर लाओगे, संभव नहीं है। अब क्या होता है, बंदा बालकोनी पहुंच गया यार, अब उसकी ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेगा, कोई चांस नहीं, मरेगा। ज़्यादातर डेड बॉडी चाहिए कारण। अब दूसरी चीज़, फटीक से थकान होती है, स्पीड स्लो होती है, शेरपा छोड़ के भाग जाता है। अब उनके ऊपर कोई लगाम कसने वाला नहीं है कि भाई तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें या तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल किया जाए या कुछ ना कुछ तो तुम्हारा इलाज हो। हर कंट्री में सेम है? नहीं, ऐसा नहीं। कि सिर्फ एवरेस्ट में? एवरेस्ट और किसी कंट्री में कुछ भी नहीं है? नहीं। सबसे ज़्यादा आज तक मैंने इमोशनली टच लोग देखे तो अफ्रीका, तंजानिया में देखे, माउंट किलिमंजारो के ऊपर। वहाँ के गाइड्स, वहाँ के पोर्टर्स, मतलब आपको ऐसे रखेंगे कि जैसे हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, केयर करते हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी सपोर्टिंग टीम ऐसा नहीं है कि सर चलो ना छोड़ो, इंश्योरेंस तो हो ही रखा, हमें क्या लेना है। नहीं सर, कैरी करके नीचे ले चलता है। वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो अथॉरिटी वहाँ पे बिजनेस है भाई। यदि कोई बंदा का रेस्क्यू होगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा आएगा, 5 लोगों की शेरपा की टीम लगेगी, उनको पैसा आएगा, हैंडलिंग एजेंसी को पैसा जाएगा। मतलब एक ब्लडी बिजनेस है। आप कम ऑक्सीजन दोगे, बंदा चढ़ नहीं पाएगा, वापस आएगा अगले साल फिर चढ़ने आएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है हाँ। कि हाँ अब उन्होंने 5 बोला, 3 भेजे। हाँ। आप कभी क्लेम नहीं करते हो एजेंसीज को कभी कि मेरे ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? मेरे साथ कभी ऐसा होता तो मैं पेल देता। किसी और ने, आपके फ्रेंड्स ने जो आपके साथ नहीं, गए? किसी को समझ में ही नहीं आता। अब ऑक्सीजन को आप मैं वही तो बोलता हूँ ना कि प्रोफेशनल होने के लिए पहले आपको प्रोफेशनल कोर्स करने चाहिए। कई तो ऐसे आते हैं जिनको ऑक्सीजन मास्क की प्रॉपर नहीं पता, ठीक है शेरपा ने जैसा बांध लिया, उनके लिए शेरपा भगवान है। तो शेरपा तो उसके लिए तो ये डेली एक्टिविटी है। हाँ, और उसके लिए आप सिर्फ एक मतलब बोलते ना एक वस्तु हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो एवरेस्ट में से। हाँ, एवरेस्ट में आप एक ऑब्जेक्ट हो। आपका ऑक्सीजन बदलना, आपका टेंट लगाना, आपके लिए खाना बना के देना, बस ये उसका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके लिए पहले सैलरी पे, पेरोल पे काम कर रहा है। अगर मैं डार्क साइड देखूं तो हाँ। एवरेस्ट पे जितने भी ट्रैक्स हो रहे हैं, हाँ, वो सारे से पैसा बनाने के लिए हो रहे हैं। 100%। उसमें मेरा ये मानना है कि उसको यदि प्रोफेशनल, यदि अपना विंसन है, डेनाली उनकी तरह यदि प्रोफेशनल किया जाए तो और भी देखो, मानता हूँ लोग कम आएंगे, लेकिन किसी के घर का चिराग तो नहीं जाएगा, है ना। यदि आप टफनेस ही इतनी करते हो, लोग जाएंगे ही नहीं ना। आप डेनाली का पूछो ना, बोलो कितने लोगों को डेनाली चढ़ना है, 4 लोग हाथ खड़ा करेंगे। एवरेस्ट के पूछो 100 लोग हाथ खड़ा करेंगे। पता है ना, वहाँ पे सर्विसेज है, कॉमर्शियल है सब कुछ। टेंट लगा हुआ मिलेगा, खाना बना हुआ मिलेगा। एल्पाइन स्टाइल में लोग पीछे हटते हैं क्योंकि पता है ना तुम्हें खुद करना है सब कुछ, और वहाँ पे रूल्स इतने हैं, रूल्स से चलना पड़ेगा। वहाँ पे बिजनेस है, उससे पूरा देश चल रहा है, उससे पूरी मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मैं मानता हूँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, भगवान ने तुझे गॉड गिफ्ट कर दिया है कि तुम्हें इतना दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत दिया, लेकिन यदि तुम उसकी देख रेख करोगे तो तुम और भी चमकोगे, लेकिन नहीं करते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोशल मीडिया, या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने इतना बढ़ा दिया। हाँ,
या फिर सर्विसेज ने इतना बढ़ा दिया Services. कि भाई सर्विसेज कि मैं जाऊंगा एक बार घूम के आ जाऊंगा, किसी भी एज का सर्विसेज हुई, विदाउट ट्रेनिंग कोई भी चला जाता है। सर्विसेज हुई तो वीडियो शूट हुई, वीडियो शूट हुई तो सोशल मीडिया पे सोशल डली। मीडिया पे डला। तो बात तो सर्विसेज से शुरू होती है ना। यदि सर्विसेज ही परफेक्ट होती, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसने इनकी इस फेडरेशन के लिए या इस गवर्नमेंट के लिए या जो इसके इंचार्ज हैं, किसी ने आवाज उठाई होगी यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब चीजें? क्यों नहीं, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी कह रहे हैं कि तुमने सबसे बड़ा कूड़ेदान बना दिया एवरेस्ट को, सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड बना दिया, वहाँ लाशें पड़ी हैं, रिकवरी नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पैसे देने वाला कोई नहीं। अब मेरी डेड बॉडी वहाँ पड़ी है पिछले 20 साल से, है ना, लेकिन मेरे पीछे कोई पैसे लगाने वाला नहीं है रिकवरी कराने के लिए, तो उठा के थोड़ी ना लाएंगे। अच्छा, उनका कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। एंड ऑफ द डे मनी मनी। कि यहाँ पैसा। मैंने रेस्क्यू कोर्स जब किया तो मेरे को भी लोगों ने कहा कि भाई साहब अब तो खूब पैसा कमाओगे। अब मैंने पूछा कि भाई क्यों? बोला रेस्क्यू करोगे पैसा मिलेगा। तो फिर अपना प्रोफेशन छोड़ दोगे? हाँ, तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे? बोला किसी की डेड बॉडी आई आपके पास, आई जी हमारे बच्चे का रेस्क्यू करना है, तो आप तो उनसे डील करोगे ना कि भाई इतने रुपए लूंगा तब जाऊंगा, अपनी जान जोखिम में तभी डालूंगा ना। लेकिन एक्चुअल में मैंने रेस्क्यू कोर्स इसलिए किया था कि मैं कहीं अपने प्रोफेशन के, अपने देश के, या कहीं भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर में मेरे शरीर का कहीं और मेरी टेक्निक्स का कहीं इस्तेमाल हो सके तो वो मैं दूंगा। मैंने सर्व करने के लिए रेस्क्यू कोर्स किया है, और कहीं कुछ ना हो तो कहीं मैं ही फंस जाऊं तो खुद तो सर्वाइव कर लूं। आपके साथ कभी रेस्क्यू, मतलब आपके साथ जो टीम गई है, आपने कभी उनकी हेल्प करी है रेस्क्यू में? बहुत सारे एक्सपीडिशंस में, बहुत सारे रेस्क्यू कोई किए। एक्सपीरियंस? कौन से माउंटेन का बताना? आप मुझे माउंट विंसन पे कुछ हुआ? हाँ, माउंट विंसन पे कैंप 4 बोल रहा हूँ, एवरेस्ट की बात करें कैंप 4 हाई कैंप, वहाँ पे 2 कैंप लगते हैं, एक लो कैंप, एक हाई कैंप, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 2 लोगों को ऐसा हो रहा था फटीग की, वो चल नहीं सकते थे आगे ना। तो गाइड ने डिसीजन लिया कि भाई ये लोग नहीं जाएंगे। अब मेरा स्वभाव कभी से रहा है कि मेरी टीम में मेरे को ये लगा कि व्यक्ति कमजोर है ना, वो वजन कम उठा पा रहा है बेचारा, है ना, या कुछ चीज़ ऐसी होती है कि यार ठीक है राशन सारा मैं उठा लूंगा, तेरा कुछ सामान है तो मुझे दे दे, तो उसको उठा लेना, उसका सामान ले लेना, है ना, उसको अपने साथ रोप अप करके ले आना, उसको मोटिवेट करते हुए ले जाना, ये मेरा एक्सपेडिशन का काम है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरा एक्सपेडिशन यदि मैं कर रहा हूँ और मेरी वजह से कोई यदि 2 कदम भी आगे, मतलब जहाँ उसने गिव अप करने की सोची उससे 2 कदम भी आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसके लिए अच्छा किया। फिक्स रोप होती है ऑलरेडी, उसमें भी फिक्स रोप जो होती है कौन से माउंटेन में? विंसन पे भी फिक्स रोप होती होगी? एक फिक्स रोप है। एक फिक्स रोप है। कितने लोग दिन में आ जा सकते हैं अप्रोक्स? 15-20। 15-20। हाँ। और ट्रैक पे कितने सक्सेस होते हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए? एक कैंप की बात करता हूँ मैं। एक कैंप आपका जो कैंप होगा उसमें विंसन के लो कैंप से हाई कैंप जाने के बीच में लोगों की तादाद कम हो जाती है। पूरा 70 डिग्री का 70 डिग्री का स्लोप है, ठीक है। और उसके बाद में एक रीज आती है, ऐसे नाइफ रीज, वो चढ़ते वक्त भी होंश उड़ाती थे और उतरते वक्त भी। ज़्यादातर गिव अप लो कैंप से होते हैं, और उसके बाद में कोई किसी में थोड़ी बहुत हिम्मत रह जाती है तो वो हाई कैंप तक जाते जाते चली जाती है। हाई कैंप में बैठा रहता है, जी मुझे तो नीचे भेज दो कैसे भी करके। तो ऊपर जाते वक्त ये लगा लो कि 4-5 लोग बच जाते हैं। 4-5 लोग बचते हैं। एक्चुअल में वो लोग वो होते हैं कि वो मेंटली फुल्ली प्रिपेयर होके आए कि भाई हाँ मैंने मेहनत की है और मैं करने आया हूँ। और ऐसा नहीं है, वहाँ जिद से नहीं कर सकते आप जिद से करोगे तो अखबार में छप जाओगे फिर सुबह। वो लोग वहीं पे वो लोग सक्सेस हो पाते हैं कि जो एक्चुअल में मेहनत करके आए हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं, टेक्निकली प्रिपेयर्ड हैं। टेक्निकल मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। मैं ये मानता हूँ कि आपका शेरपा एक इंसान है ना, यदि वो गलती से बीमार हो जाता है व्हाट विल यू डू? मशीन नहीं है ना। कम से कम इतना तो सीख के आओ कि यदि वो बीमार पड़ जाए तो आप अपने आप को खुद को सर्वाइव कर सको। सर्वाइवल गेम। हाँ, लोग पूरा उसी के ऊपर ही जाते हैं कि भाई हमारा गाइड हमारे साथ है, ये 5 बार एवरेस्ट चढ़ा है, 10 बार चढ़ा है, 20 बार चढ़ा है, ये पकड़ो 20 लाख रुपए, हमें ये वाला गाइड चाहिए। गाइड बीमार हो गया उसके बाद ये नहीं सोचते ना। कंपनियां भी ऐसे बेचती हैं, ये शेरपा लो भाई 5 लाख रुपए लेंगे, इतनी बार एवरेस्ट चढ़ा है। कोई ये सवाल नहीं करता यदि बीमार हो गया तो हम क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि कंपनी कभी बताती नहीं है। यदि वो बीमार हो गया उस टाइम पे आपके सारे कोर्सेज काम आएंगे, सारी टेक्निक्स काम आएंगी। आधे लोगों को ये नहीं पता कि ऑक्सीजन में कितने लेवल हैं। कितने लेवल होते हैं? 4 लेवल तक। क्या 0.5, 1 ऐसे करके हाफ करके 4 तक है। जब बालकोनी से ऊपर, साउथ समिट से ऊपर जाते हैं हेलरी स्टेप के आसपास, वहाँ 4 नंबर पे ऑक्सीजन लेनी पड़ती है क्योंकि बॉडी फुली फटीक हो जाती है। मैं एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा, मैं ऑक्सीजन उतार के पूरा राष्ट्रगान गाया है, पूरा राष्ट्रगान गाया है।
वीडियो बनाई है, फोटो शूट की है, खूब वीडियो फोटो बनाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई पिछली बार की तरह फिर कह दे कि मसाला कम रह गया था। फिर से बैन कर दो। अच्छा, एक है कि टफेस्ट माउंटेन रेंज आपके हिसाब से कौन सी? माउंटेन आली और माउंट विंसन। K2। K2 टफेस्ट है, लेकिन हम अनलकी है कि हम इंडिया में हमारा जन्म हुआ और इंडियंस आर नॉट अलाउड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 5 पीक है, गैसब्रम 1, गैसब्रम 2, K2, नंगा पर्वत और ब्रॉड पीक। ये कभी भारतीय नहीं चढ़ सकता क्योंकि इस पाँचों POK में। अगर आपको मौका मिले चढ़ने मैं K2 जाऊंगा। आप K2 जाओगे? हाँ। क्यों? क्योंकि K2 में मेरा कभी से, जब से मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट की, मेरी क्यूरियोसिटी है। वहाँ पे बोटल नेक नाम से एक जगह है, शायद आपने रिसर्च की होगी तो पता भी होगा। bottleneck, हाँ। टफेस्ट है, मैंने बताया ना कि जो टफेस्ट माउंटेन है वो मेरा फेवरेट माउंटेन है। तो कब देख रहे हैं हम आपको? जब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का समझौता हो जाए कि भाई तुम चढ़ा लो अपने पर्वतारोहियों को, तब मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स के लिए तो बैन नहीं करना चाहिए या नहीं, अलाउ करना चाहिए? अलाउ नहीं है इंडियंस के लिए। इंडियंस के लिए। और ऐसे कौन से आपके कोई कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो K2 गए हैं अभी तक किसी और कंट्री तो से? काफ़ी हैं, किसी अदर फॉरेनर्स तो काफ़ी हैं, फॉरेनर्स काफ़ी हैं जिन्होंने K2 क्लाइम किया है। उन्होंने कुछ बताया कि क्यों, कितना टफ है, क्यों टफ है? एक्चुअल में K2 सबसे टफेस्ट माउंटेन है, एक्चुअल उसमें कोई दोहरा नहीं। यदि कोई कहे कि ये है फलाना, वो सब बनावटी बात है। K2 एक्चुअल में टफ है, जब आप रिसर्च करोगे तो भी पता चलेगा और उसको देखोगे तो भी पता चलेगा। एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। आपको K2 क्लाइम करने के लिए कोई एक चीज़ करनी पड़े तो आप क्या करोगे? कि कोई मुझे ये कह दे कि आपको ये काम करना पड़ेगा और आपको हम K2 चढ़ा देंगे, है ना, जो डिमांड करे मैं रेडी हूँ। जो वो डिमांड करे। कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़े कि हाँ ये है, मतलब क्या चीज? आपको कोई भी, कि आपको बोले कि हाँ आपके अवार्ड्स मुझे देने हैं। हाँ, अवार्ड्स दे देंगे, बस एक चीज को छोड़ के। एक डिमांड ना हो, मैं अपने धर्म को नहीं बदलूंगा। धर्म को नहीं बदलेंगे। बाकी अवार्ड्स ले लो, तुम्हें जो लेना ले लो, क्योंकि वो तुम अचीव कर ही चुका हूँ। लेकिन मेनली तो धर्म नहीं, वो नहीं बदलेंगे भैया। धर्म नहीं बदलेंगे। धर्म नहीं बदलेंगे। एक मैं आपका अभी कुछ टाइम पहले से सुन रहा हूँ अल्ट्रा मैराथन का। हाँ। वो क्या है, आप क्यों कर रहे हैं? जब निधि समर्पण अभियान राम जन्मभूमि के लिए चल रहा था पूरे देश भर में, नहीं पूरे विश्व भर में, कोविड के टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या समर्पित करूं राम जी को। तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहनत राम जी को समर्पित करता हूं। तो मैंने एक प्लान बनाया कि भारत के अंतिम छोर से जो हमारा मतलब पूजनीय स्थल होगा, वहाँ से दौड़ के राम जन्मभूमि को जोड़ेंगे। डेली एक अल्ट्रा मैराथन करेंगे। अल्ट्रा मैराथन तो 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर से शुरू हो जाती है, लेकिन मैंने कहा कि हम मिनिमम 50 किलोमीटर, ऐसा हमने संकल्प लिया अपने मन में। कुछ सालों पहले हमारे जो शंकराचार्य थे अपने सनातन धर्म के, उन्होंने ऐसा ही किया था कि आपने सुना होगा मठ है, उन सभी मठों से राम जन्मभूमि की ओर उन्होंने एक अग्रसर यात्रा निकाली थी। ऐसा मेरे जहन में भी आया कि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन आज के दिन देखो, गेम से पहले उन्होंने जो किया नहीं किया, लेकिन अचीव होने के बाद में तब बढ़िया पैसा मिलता है, सब लोग भूल जाते हैं कि क्या था, हम कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जेनेटिकली हम क्या है ना, हमारी धरोहर क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा धर्म क्या, सब भूल जाते हैं। बस उनको स्टारडम का बुखार चढ़ जाता है, फेम 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 फेम। लेकिन मैं फेम को 11 दिन का मानता हूँ, है ना। हमारा जब जन्म होता है तो लोग 11 दिन तक पूछते हैं, अच्छा जिस दिन छठी हुई, पूजन हुआ, भूल गए। आदमी मरा, 11 दिन हुआ, घर से दरी उठी, भूल गए। ऐसे ही फेम है। 11 दिन के बाद में आप इस इंडस्ट्री में हो, आप बताओ 11 दिन के बाद में कोई अखबार किसी खबर छापता है कि नरेंद्र ने विंसन चढ़ लिया? नहीं, खबर पुरानी हो गई भैया, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही फेम है। तो ये बुखार गलत है। आदमी को नॉर्मल रहना चाहिए कि अपनी दिनचर्या में, जैसे आज मैं गली में घूम रहा हूँ तो 11 दिन बाद भी गली में घूम पाऊँ, क्योंकि बुखार चढ़ने के बाद थोड़ी ना घूम पाऊंगा। मेरे सींग निकल आएंगे, मेरे को ऐसा नजर आएगा पता नहीं मैंने क्या कर दिया। ऐसा नहीं है। हमें अपनी फील्ड में आप जो हो, लेकिन हमें अपने जीवन में एकदम सहज और समर्पित रहना चाहिए। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं चारों दिशाओं को दौड़ के राम जन्मभूमि से जोड़ूंगा। पहले अल्ट्रा मैराथन मैंने लगाई रामेश्वरम से अयोध्या, 2911 किलोमीटर, 47 दिन। पहला स्टार्टिंग पॉइंट रामेश्वरम। दूसरा मैंने श्री बूढ़ा अमरनाथ पुंछ, यहाँ से एक साहसिक यात्रा चलती है बजरंग दल की, और भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ से पुंछ से मैंने अयोध्या दौड़ लगाई 1632 किलोमीटर की। तो अभी ये 2 कंप्लीट हुई है। अभी परशुराम कुंड अरुणाचल से और सोमनाथ गुजरात से हम 2 बाकी हैं, हम पूरी करेंगे। और इसका हमने टाइटल दिया रन फॉर राम। रन फॉर राम।
और ये इसमें जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को समर्पित है। और बोलते हैं ना कि तब आप अच्छी संगत में रहते हो तो आपके जीवन में ऐसे अच्छे विचार आते हैं। बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहा हूँ, संतों से मिलना जुलना रहा है, प्रचारक जो हमारे संगठन में आरएसएस में जो प्रचारक है उनसे मिलना जुलना रहा है, तो मतलब जीवन में उन्होंने सिखाया मुझे यही है, सदाचार, सम्मान, है ना, रिस्पेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, कैसे आपको जीवन में सहज रहना है ना, कैसे हमें किसी को इज्जत देना, कैसे हमें समर्पित रहना है धर्म और राष्ट्र के लिए, कैसे हम अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं, है ना, कैसे हमें गुरुओं के साथ रहना, ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। और ये मतलब जहन में है सब चीज़ें। नहीं तो बीइंग ए स्पोर्ट्समैन कोई नहीं सोचता ठीक है अचीवमेंट आ गया, बढ़िया से लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं ये करूँगा, क्योंकि बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने का फायदा क्या हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार की वैसा काम भी तो करना जरूरी है ना। तो प्रचारक जीवन और संत जीवन में रहने का मुझे बहुत सारे फायदे हुए, मेरी निजी जिंदगी में भी फायदे हुए। यदि मैं मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, यदि मेरे सामने कोई बुजुर्ग दिखता है मैं उसके चरणों में झुक जाता हूँ। आप जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्र निर्माण के लिए कोई बड़ा काम करो, है ना, आप चरित्र निर्माण से भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति रेड लाइट पे खड़ा है, उसको आप रोड क्रॉस करा देते हो तो ये भी एक राष्ट्र का निर्माण है। आपके किसी को खून की जरूरत, आप एक खून ब्लड डोनेट करते तो ये भी राष्ट्र का निर्माण है। आप लाल बत्ती नहीं तोड़ते, ये भी राष्ट्र का निर्माण है। आप 4 व्यक्तियों को अच्छी सलाह दे सकते हो, ये भी एक राष्ट्र का निर्माण है। बच्चों को आप मतलब नशे से और इन चीजों से दूर रखने का 2 शब्द कह देते हो, ये भी राष्ट्र निर्माण है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मेरे से यदि 1000 लाख लोग चाहे 1 लोग जुड़े हैं, मैं उन लोगों के थ्रू कोई अच्छा मैसेज समाज को दे सकता हूँ, ये भी एक राष्ट्र का निर्माण है। यदि हम किसी को अपने, बोलते हैं ना कि लोग कुछ दिन के बाद में कि यार क्या हुआ, ये तो हमें करना ही था। हम शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं शब्द एक बहुत गलत शब्द है। हम मिलके कुछ भी कर सकते हैं। हम मिलके आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मिलके पॉडकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैं नहीं था। मैं अकेला पॉडकास्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूछने वाले आप नहीं थे। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेचर से कनेक्ट है ना। हम भूल जाते हैं हम अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे शरीर के अंदर ऋषि मुनियों का खून दौड़ता है। हमें सिखाया गया था मातर पितर से बड़ा कोई पूजन नहीं है। तो ये चीजें हम भूल रहे हैं। तो मैं चाहता था क्यों ना हमारा यूथ और स्पोर्ट्समैन भी, स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए मैंने ये किया है। यूथ के लिए तो हमारे संत महात्मा भी कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं लोग, लेकिन मैं चाहता था बीइंग ए स्पोर्ट्समैन शायद क्या पता लोग इस चीज को समझे, इस चीज को जाने। लोग कह देते हैं कि ठीक है भाई अंधविश्वास है, तुम मानते हो अंधविश्वास। कुछ लोग इसे आप कहें कि ग्लैमर से कनेक्ट करेंगे कि आप अपने नाम के लिए रन फॉर राम कर रहे हो। हाँ, तो रन फॉर राम ही क्यों कर रहा हूँ फिर मैं? जम्मू से कन्याकुमारी दौड़ता, मैं मीडिया हाईलाइट लेता खूब। कल को आप अगर अपनी कोई भी स्टोरी रील डालते हो, हाँ, तो बहुत से लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, मतलब या वो आपको कमेंट डालें और वो कहें कि ये अपने ग्लैमर के लिए कर रहा है, ये सारी चीजें। मैंने कभी से निर्धारित किया, मैंने बताया ना कि प्रचारकों के साथ में और ऋषि जो अपने संत चरण उनके साथ उठना बैठना। जीवन में ये तो कभी सोच के नहीं निकला कि इससे मुझे फायदा नुकसान क्या होगा। हाँ, मैंने एक अच्छे काम के लिए पहल की है, इसमें मुझे कोई पसंद करे ना करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो पसंद कर रहे हैं उन व्यक्तियों को पता है, उन लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और रही बात ग्लैमर की, अब राम जी चाहते इसका मुझे यश दें तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि ये अल्ट्रा मैराथन मैं अपने फेम के लिए कर रहा हूं। नहीं, मैं एक हरदम कहता हूँ कि ये मेरे को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित है। और मैं बाल्यकाल से जो स्वयंसेवक रहा हूँ उसके लिए मेरे दिमाग में ये चीज आई। एक जर्नल, एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन ये सोच भी नहीं सकता है। उसको पता है कि आज तेरे पास स्पॉन्सरशिप के मोटे पैसे, क्यों ना मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, अपनी लाइफ को सेट करूँ, है ना। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, है ना, 2 साल हो गए मेरी शादी को। ऐसा नहीं है कि मेरे को अपना कैरियर सेट नहीं करना है, लेकिन मैंने बताया आपको पहले, मैं कभी भी स्टेरॉइड का, सट्टे का, इन सब चीज़ों का प्रमोशन ही नहीं करना। चाहे मुझे राम जी एक टाइम की रोटी ना दे चलेगा, जमीन पे सोना पड़े चलेगा, लेकिन गलत नहीं। क्योंकि मैं जब तक मैं अंतरात्मा से सेटिस्फाई नहीं होता वो काम नहीं करता, सीधी बात है। लोग मुझे बोलते हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप के बिना बढ़िया पैसे आएंगे, सारी चीज़ों में क्यों, गाड़ी में चलने वाले क्या अलग से है क्या, या उनको कोई अलग फायदा हो रहा है जीवन में? मेरे 4 लोग बाहर निकले, वो ये बोले कि इस व्यक्ति ने हमारे बच्चों को ये चीज सिखाया, जो ये कर रहा है। ये प्राउड मूवमेंट है। मैं जैगवार से नीचे उतर, क्या है गुड़गांव में हर घर में जैगवार खड़ी है, क्या कोई नया काम है ये? कोई नया काम नहीं है। मैं बोलता हूँ हरदम, मुझे कभी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिली तो मेरी दिली इच्छा है कि मैं गरीब कन्याओं की शादी करूंगा, जो फौजी भाई शहीद उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं बुजुर्गों के लिए आई चेकअप करवाऊंगा। मतलब ये मेरा समर्पण भाव है। मुझे कभी करोड़ों रुपए मिले तो मैं ये करूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मैं करोड़ों की गाड़ी ले आया, 50 लाख का बंगला बना दिया और फिर लोगों को ये दिखाना हाँ भाई मैंने लाइफ सेट कर ली। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से 10 परिवार खुश हैं, वो मेरा कैरियर सेट है। कि मेरे माँ बाप और आप जैसे भाई गली में निकले तो उनको कहिए फलाने का दोस्त है, फलाने का भाई है, फलाने का बेटा है, जिस बेटे ने समाज के लिए ये किया। तो स्पॉन्सरशिप तो अभी भी मिलती ही होगी? हाँ, मिलती। आपके पास होंगे कुछ कंपनीज होंगी?
स्पार्क मिंडा है मेरे पास, M2 के ग्रुप है, अशोक सिंगल फाउंडेशन है, IPL बायोलॉजिकल है, होंडा टू व्हीलर्स है, एब्रोज इंटरनेशनल है, सेल्मोन है, न्यूयॉर्क का ग्रुप, काफ़ी सारी स्पॉन्सरशिप्स हैं। ये भी पार्ट है रन फॉर नहीं, रन फॉर राम के लिए अभी फिलहाल अशोक सिंगल फाउंडेशन और यही देख रहे हैं इसको। ये प्रमोशन के हिसाब से देख रहे नहीं, हैं प्रमोशन समर्पण भाव से, समर्पण भाव से देख कोई भी प्रमोशन नहीं। और ये प्रमोशन मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि मैंने इसलिए डाला है कि लोग इससे सीखें, प्रमोशन के लिए नहीं डाला। आप मुझे लाइक करो ना करो, फॉलो करो ना करो, कमेंट करो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि तुम इससे कुछ सीख लो, कि जीवन में तुमने जो पाया पाया, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए थोड़ा सा कर लो, बस। आज के पॉडकास्ट में नरेंद्र जी का एक्सपीरियंस एक नॉर्मल बात नहीं है, किसी माउंटेनियर को ऐसे देखना, ऐसी चीज़ें बताना जो उसने फेस करी हैं। माउंटेनियर एक पैसे वालों का गेम है, बट इन्होंने ये बताया कि नहीं, ये पैसे वालों का गेम नहीं है, पैशनेट गेम है। कि अगर आप अपने फोकस को अच्छा रखते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कम पैसों से भी ये चीज़ अचीव कर सकते हो। आज ये एक बहुत अच्छा उद्धार का काम कर रहे हैं इंडिया में, रन फॉर राम। इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स बनाए जहाँ से ये स्टार्ट करते हैं और 50 किलोमीटर्स का ये मैराथन करते हैं। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। ये अपने फेम के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो सीखें ज़रूर कि एक वेजिटेरियन, एक सनातनी होने के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट, नॉन वेज ये सब खा के आप सनातनी बनो और फिर सारी चीज़ें करो। ये वेजिटेरियन है, गोंद के लड्डू खाते हैं। अभी इन्होंने मुझे, हम बैठे थे, बताया कि गोंद के लड्डू खाता हूँ, वो भी तोड़ के खाता हूँ जब ये अपने माउंटेन्स पे जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें रन फॉर राम मैराथन में। मैं भी सपोर्ट करूँगा। होपफुली अयोध्या में मिलने का मौका मिलेगा, इन्होंने मेरे को बोला है, तो मैं अयोध्या ज़रूर जाना पसंद करूँगा। और इनके जो 25 अवार्ड्स हैं उनमें से कुछ अवार्ड्स इनके राम मंदिर में भी, हाँ, जो दोनों अल्ट्रा मैराथन है, बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या और सोमनाथ से अयोध्या, ये दोनों राम जन्मभूमि को समर्पित है। और अगले भी जो 2 बनेंगे वो राम जन्मभूमि को ही समर्पित है, उसमें मेरा कोई हक नहीं है, उसको मैं कभी क्लेम भी नहीं करूँगा। तो आज का पॉडकास्ट भी राम जी की वजह से ही हो गया। मैंने इनको बोला था कि मुझे नहीं लग रहा था कि आज का हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें चल रही थी बीच में कि हाँ होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन होपफुली इनके भरोसे ने हमें बहुत आगे पहुंचा दिया। एंड अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर सीखें इस पॉडकास्ट से। और आखिरी एडवाइस मैं एक यंगस्टर के लिए लेना चाहूँगा कि एक लास्ट एडवाइस या माउंटेनियर के हिसाब से बताना चाहें तो वो बताएं, सनातन के हिसाब से बताना चाहें वो बताएं, हमारे कल्चर से रिलेटेड बताना चाहें तो वो बताएं। क्या एडवाइस करेंगे? इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सअप कर देते हैं, कल्चर, अपना धर्म, मेरा प्रोफेशन, या कोई भी स्पोर्ट्समैन या कोई भी एथलीट। हमें 3 चीज़ें हरदम फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मात्र और पितृ, माँ बाप और आपके पितृ, जिनकी वजह से आप धरती पे आए हो, उनका सम्मान सदैव करो। और उनका सम्मान आप कर रहे हो तो हर बहन और हर बेटी का सम्मान करो, है ना। मैंने कई बार बोला भी है कि रास्ते में चलती हुई अकेली लड़की एक मौका नहीं, एक जिम्मेवारी है ना। आप कभी भी, आपको कोई अकेली लड़की देखे, चाहे कुछ भी फील करती हो, बहन आपको कहीं जाना है, एक शब्द बनाए ना, कितना अच्छा बहन, उसको तुरंत पॉजिटिव वाइब आएगी। आप अकेले कोई लड़की जा रही हो, उसको फील कराओ ना कि हाँ धरती पे ऐसे लोग हैं, पहला काम। दूसरा काम, आप शाकाहारी रह के बहुत कुछ कर सकते हो। आप शाकाहारी बनो और अपने लाइफ में चेंजेस देखो। स्पिरिचुअलिटी को भी लेके, आप अपने कैरियर को भी लेके, मैं चैलेंज करता हूँ, यदि आप शाकाहारी हो और आप जीवन में किसी भी फील्ड में प्रयास कर रहे हो और आप धर्म में आस्था रखते हो, आप सनातन में आस्था रखते हो, आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, आप जो भी जिसको भी मानते हो उसकी इज्जत करते हो, आप निश्चित रूप से आप अपने एम पर पहुँचोगे। तीसरी चीज़, प्रोफेशन और स्पोर्ट्समैन के लिए, शुद्ध खाओ, स्टेरॉइड और इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अपना जो सात्विक खाना उसका करो। प्रोटीन, विटामिन्स हमारी हर चीज़ों में अवेलेबल है। और हमने कहा ना, देसी खाना खाओगे आगे तक जाओगे। और लिफ्ट जो है वो कभी भी रुक सकती है। जीने का इस्तेमाल करो। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी ये फास्ट एंड फ्यूरियस चीज़ है, स्टेरॉइड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इनको छोड़ दो। जीने का इस्तेमाल करो, कभी नहीं रुकेगा।
आयुर्वेद हो गया, आप नेचुरल चीज़ें खाओ, जीवन में आगे बढ़ो। आप अपना कोई भी, मेरा जीवन में मेरा एम था कि मैं सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ूंगा, उसके बाद मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाऊंगा, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सातों चोटियां चढ़ ली, अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए प्रयास करता हूँ। जीवन में एक एम बनाओ और उसके पीछे पागल होके पड़ जाओ, लेकिन उसके बीच में आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी रहे, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलो, निश्चित रूप से भगवान आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे और जीत आपकी निश्चित है। जीत तो आपका इंतजार करिए, बस आपको सही रास्ता लेके जाना है। इसी शब्दों के लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। और मेरे से कोई गलती रही हो, भूल चूक रही हो, त्रुटि रही हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सीताराम। सीताराम।